Greetings, everyone. So, in continuation to the last video that I did for the purpose of communicating to you about the Haryana Judicial Service Examination notified for the session 2023-24, I've told you that I will be coming up with a video discussing about the previous year question analysis. The main object of this video is to tell you that what are the provisions that are repeated. These are the provisions that are repeated so that you can have a focus upon those areas specially. It does not mean that you're not going to read the entire subject, but having a special focus upon these particular topics might give you confidence for the purpose of attempting those questions if they are repeated again in this examination, although it is not fixed, but there is a possibility that these provisions might again be repeated. देखिए, पूरा सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन अगर कुछ प्रोविजंस आप बार बार अच्छे से पढ़ के जाएं और उनमें से कोई त्रुटि ना हो, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया जाए और अगर आप उसको 100% शॉर्ट कर सकें, उस पर अच्छा फोकस करके, फोकस तो आपको सब पे ही करना है, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको आपको बार बार पढ़ के अगर ये सुनिश्चित होता हो कि अगर ये रिपीट हो गए तो इनमें जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आंसर मैं 100% शॉर्ट सही रख करूँ, वो कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये तो नॉर्मल स्ट्रैटेजी ही है एग्जाम की कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते ही क्यों हो, यही देखने के लिए कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जिनको ये बार बार पूछते हैं, या फिर कौन कौन से एरियाज हैं जो जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को और उन जो सिलेबस में है उन सब्जेक्ट्स को और उन प्रोविजंस को अच्छे से कर लिया जाए। ठीक है। दूसरा इसका ये रहेगा कि कितने क्वेश्चन जनरली ये पूछते हैं, जिससे कि आपको ये पता रहे कि 125 में से कितने क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट को ये जनरली डिवोट करते हैं। ऑल्दो ये फिक्स नहीं होता, ऐसा कोई नोटिफिकेशन में नहीं लिखा कि इतने क्वेश्चंस ही आएंगे इस सब्जेक्ट में से, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के एनालिसिस आ जाती है। इससे हमें ये पता रहता है कि अगर मान लीजिए एक आधा सब्जेक्ट हम नहीं भी कर पाए फॉर द टाइमिंग, ऑल्दो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, आपके पास अराउंड 2 महीने हैं, आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ मेंस की प्रिपरेशन साथ में रहेगी। तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कोई नहीं भी आपको सब्जेक्ट अटेम्प्ट हो रहा हो उस वक्त, तो 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। ऑल्दो इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अभी मैं उसे डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। तीसरा ऑब्जेक्ट इस वीडियो का ये है कि मैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो बिल्कुल इस नोटिफिकेशन से पहले एग्जामिनेशन हुआ है, जिसकी नोटिफिकेशन को मैं आपके साथ डिस्कस भी कर चुका हूं एक प्रीवियस वीडियो में। दृष्टि जुडिशरी यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे, वीडियोस प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो आपको शुरुआत में ही कुछ वीडियोस में हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज नोटिफिकेशन का एक वीडियो मिलेगा। वहां पर मैंने इससे लास्ट जो नोटिफिकेशन है और जो पर्सपेक्टिव है इस एग्जाम का, उसको डिस्कस किया हुआ है। ऑल्दो मैंने इस रीसेंट नोटिफिकेशन को भी डिस्कस कर लिया है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। डीजीएस का भी ऐसे ही मैंने किया हुआ है और हरियाणा का भी किया हुआ है। ठीक है जी। तो छोटी सी इसमें और एक जो ऑब्जेक्ट रहेगी वो ये कि जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, एक बार उसको ग्लिम्स लेंगे हम। मैं कोई आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं वो क्वेश्चन पेपर पूरा, लेकिन ग्लिम्स जरूर लेंगे। ग्लिम्स मतलब मैं आपको अलग अलग एरियाज में ले जाके दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, आपको उससे टेक्सचर पता चलेगा। क्योंकि दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जैसे अगर किसी ने दिया हो, वो हरियाणा के लिए भी इच्छुक होगा ऑब्वियसली। अभी प्री हुआ है, हरियाणा नोटिफाई कर, प्री हुआ डीजीएस का, हरियाणा नोटिफाई कर दिया है। ऑब्वियसली बात है, नाउ दे विल बी कंफ्यूज व्हाट टू डू, बिकॉज अब हरियाणा के लिए प्रिपेयर करें प्री के लिए या फिर मेंस की प्रिपरेशन चालू रखें। देखिए, मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मेरे हिसाब से 130 to 135 के बीच में कट ऑफ जानी चाहिए। कम भी हो सकती है, 125 to 30 भी हो सकती है, इससे कम जाने की मुझे नहीं लग रही संभावना। 120 तो लास्ट ही है ना, वो तो मिनिमम क्वालिफाएंगे, पर 130 to 135 के बीच में ही जानी चाहिए। इन एक्सट्रीम केसेस अगर बच्चों ने बहुत अच्छा किया होगा तो 135 to 140 के बीच में जाएगी। विंडो यही रहेगा, 130 to 135 का ही आई एम एक्सपेक्टिंग जब भी रिजल्ट आएगा। तो अब आप कंफ्यूज रहेंगे कि मेंस की तैयारी करें कि हरियाणा का प्री भी दें। देखिए, प्री की तैयारी आप कर चुके हैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए, मेंस की तैयारी रखिए। अगर आप 130 अबव हैं तो
130-35 अबव हैं तो 100% आप मेंस की तैयारी रखिए दिल्ली जुडिशल सर्विसेज की, क्योंकि मेंस में कुछ भी गड़बड़ हुआ आप जज नहीं बन पाएंगे। ठीक है, प्री तो ऐसी चीज है जो गेट पास टाइप एक ओरिएंटेशन है, मतलब स्कोर तो करना है लेकिन झंडे नहीं गाड़ने, क्योंकि स्कोर करके आपको बस प्री क्वालिफाई करना है। अगर आपने डीजेएस का प्री क्वालिफाई किया है इसका मतलब ठीक ठाक तैयारी में आप ऑलरेडी हो। आप मेंस की तैयारी करते रहिए, रोज 2-3 घंटे कुछ सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए, क्योंकि वैसे भी जो सब्जेक्ट्स आपने देखे हैं नोटिफिकेशन में दिल्ली जुडिशल सर्विसेज के ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ नया नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। वो कस्टमरी लॉ हो गया, हरियाणा का हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल हो गया, या फिर ये पंजाब कोर्ट्स एक्ट हो गया, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आने हैं, सिर्फ कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन आते हैं। वो 6-7 क्वेश्चन आप कुछ जनरल प्रोविजंस पढ़ के भी कर सकते हैं। माइंड इट, अगर मान लीजिए 4 मार्च को ये पेपर हो रहा है, तो आप अगर 1, 2, 3 मार्च को भी अगर ये तीनों सब्जेक्ट उठा के बैठ जाएं, ये एक दिन में निपटा लेंगे आप। किसी भी दिन अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट उठा के बैठ जाए, पंजाब कस्टमरी लॉ, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल, जैसे आपने डीआरसी पढ़ा था ऐसे एचआरसी पढ़ रहे हो, और आपका पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इसमें कुछ ही प्रोविजंस होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें से सवाल पूछते हैं। इतना तो आपका दिमाग परिपक्व हो चुका है कि आप जिस दिन वो पढ़ें उसके कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो याद रहे आपको। एक दिन की बात है, एक दिन में तीनों पढ़ लोगे, तो उस पर कोई ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब दिल्ली से मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कुछ नया नहीं आएगा हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा की प्री की तैयारी आपकी चल ही रही है, कर ही चुके हो, इसलिए आप ये घबराहट में ना रहें कि अब हरियाणा की प्री की तैयारी करें कि मेंस डीजेएस की करें। मेंस डीजेएस की, डीजेएस के मेंस की तैयारी करिए, वो इंपॉर्टेंट है। अभी दिन का 24 घंटा अगर आपके पास है तो 20 घंटा मेंस की तैयारी करने में जाना चाहिए आपका, क्योंकि कभी भी मेंस ले लेंगे वो। ऑल्दो अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और ना ही उन्होंने कुछ नोटिफाई किया है डेट का, पर उनका कोई भरोसा नहीं, दिल्ली 20 दिन में भी आपसे मेंस ले लेगी। मेंस की तैयारी मत छोड़ना बिल्कुल भी। उसके साथ साथ आप सिर्फ 2 घंटे अगर हो सके तो रिवाइज कर लेना फैक्चुअल जानकारियां, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आपको सब आता है, जिससे कि हरियाणा का प्री भी आप निकाल सको, बहुत आराम से निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये मेंस की तैयारी आपकी हरियाणा की मेंस में भी काम आ जाएगी। 100% जिसने डीजेएस निकाला है, अगर वो अपने मेंस पे फोकस रखे, मतलब निकाल लेगा, 130-135 अबव है, अगर निकाल लेगा वो, तो अपने मेंस पे फोकस रखे, थोड़ा थोड़ा हरियाणा के लिए 1-1.5 घंटा इतना ही बस, सिर्फ रिवाइज करने के लिए, फैक्चुअल जानकारियां, मेमोरी को शार्प करने के लिए, मेमोरी को रिकॉल रिट्रीव कराने के लिए वो काम करे। आप हरियाणा की भी तैयारी कर लेंगे, प्री की हरियाणा भी निकाल लेंगे, ऐसा मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। पर अगर आपने हरियाणा पे ही फोकस किया, डीजेएस मेंस की तैयारी नहीं करी, तो आप मेंस नहीं निकाल पाएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? मेंस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड calm mind and a very good grit about the writing of the answers। और डीजेएस का मेंस खास तौर से एक पूरा पैटर्न चाहता है, उस पैटर्न को कभी डिस्टर्ब नहीं करना, जिसमें डिसाइड आएगा, उसमें इश्यूज लिखे जाएंगे, उसके बाद लॉ प्रोविजंस लिखे जाएंगे, प्रोविजन डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद रीजंस विद डिसीजन दिया जाएगा। 3 भागों में क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आते हैं 3 भागों में आंसर्स बटे जाते हैं। ठीक है, तो डीजेएस मेंस की तैयारी जरूरी है, उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। हरियाणा में वो सब नहीं आता, हरियाणा में मेंस और प्री का सिलेबस सेम है, डीजेएस में अलग अलग है, इसलिए प्लीज अपने मेंस पे तैयारी रखना। हाँ, जिनको लग रहा है कि उनका डीजेएस नहीं होगा, 120 से नीचे हैं या फिर 125-30 में है, तो वो असमंजस में है, वो प्री की तैयारी करें, क्योंकि आपका डीजेएस प्री में जब आप अच्छा सिक्योर नहीं कर पाए हैं पोजीशन, इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी प्री की तैयारी आपकी कमजोर है। स्विच कर जाओ हरियाणा की प्री की तैयारी पे, पर डीजेएस मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत, अगर 120 से अबव हैं तो डीजेएस में, तो डीजेएस मेंस के लिए भी थोड़ा बहुत देखते रहो। मतलब अगर आप 5-6 घंटे प्री हरियाणा को दे रहे हो, तो कम से कम 5 घंटे आप मेंस को, डीजेएस के मेंस को भी देखते रहो, और उन सब्जेक्ट्स को देखो जो दोनों में कॉमन है, हरियाणा और डीजेएस में, सो दैट यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है जी, उन सब्जेक्ट्स को देखते रहो, आईपीसी देख लो, सीआरपीसी देख लो, एविडेंस देख लो, सीपीसी देख लो, व्हाट्सएवर है, सारे लिमिटेशन सब देख लो, हिंदू मुस्लिम सब आता है, सब सेम है। इतनी बात समझ में आ गई। हैविंग सेड दैट, मैंने आपको तीनों ऑब्जेक्ट्स बता दिए इस वीडियो के, तो हम बहुत क्विकली एक एक चीज पे जाएंगे। 2023-24 की नोटिफिकेशन आ गई है, अब ये तो मैं आपको बार बार बताने की बात ही नहीं है। कुछ बातें जो मैं इससे आगे वीडियो में जाने से पहले करना चाह रहा हूं वो ये है कि देखिए, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी इस बार आपकी पेपर को अटेम्प्ट करने की बदल जाएगी।
इसका सबसे बड़ा कारण है एक तो ये पॉइंट जो उन्होंने ऐड कर दिया है जो प्रीवियस नोटिफिकेशंस में नहीं देखा जाता। जैसे अगर आप प्रीवियस नोटिफिकेशन देखें तो वहां पे लिखा है कि 150 नंबर या 100 नंबर जो रिजर्व कैटेगरीज के होंगे उनके लिए, तो 150 नंबर से अगर कोई कम स्कोर करता है तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ऐसा लिखा जाता है। लेकिन 150 से नीचे कोई स्कोर करने वाले कम ही मिलते हैं, वैसे भी अगर कोई हुआ तो डिस्क्वालीफाई हो ही जाएगा। अब कट ऑफ कभी 150 और 100 नहीं जाती, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कट ऑफ जा ही रही होगी तो मिनिमम 150 जाएगी, इससे नीचे हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। जैसे कि डीजेएस में 120 आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ऐसे ही हरियाणा में आपका 120 जो है, 150 जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। प्लस पर ये एक बात समझिए ना, 150 नंबर लाने के लिए तो ज्यादा कोई मेहनत करनी भी नहीं पड़ती ना। 4 नंबर का तो एक क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप ठीक करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो अगर आप 40 क्वेश्चन ठीक कर दें तो आपको 160 नंबर मिलेंगे। तो 40 क्वेश्चन भी आदमी 125 में से ठीक नहीं करेगा क्या? जो नहीं करेगा वो तो बिल्कुल ही, तैयारी तो बहुत दूर की बात है, वो तो कानून ही नहीं पढ़ा। अगर आप एलएलबी भी ठीक ठाक किए होते तब भी आप 40 क्वेश्चन ठीक कर देंगे। ये तो एवरेज है, तो बहुत, ये न्यूनतम है, मिनिमम है। 125 में से 40 क्वेश्चन ठीक करना बड़ी बात नहीं। बड़ी क्या, किसी ने ना भी तैयारी करनी हो, कोई जुडिशियल एस्पायरेंट ना भी हो, तब भी 40 क्वेश्चन ठीक कर ही देगा, इतना तो क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। ठीक है, तो 160 तो वैसे ही बन जाएगा 40 क्वेश्चन में। बात यहां पर नहीं है, बात है कि आपको स्कोर कितना करना है। आपको स्कोर कम करना है, कम से कम 350। कट ऑफ जाने की उम्मीद रहती है 350 से 380। दैट मींस आप 380 तक अगर स्कोर करते हैं तो आप सेफ हो जाएंगे, और 380 ना करके अगर आप 400 तक स्कोर करते हैं तो आप वेरी सेफ हो जाएंगे। मतलब आप बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 400 बन रहे हैं, अगर आपने आके आंसर की चेक करा और 400 आपका बन रहा है, तो आप चुप करके मेंस की तैयारी के लिए अगले दिन से बैठ जाएं। आपको ना रिजल्ट की टेंशन होनी चाहिए, ना ऑब्जेक्शन की टेंशन होनी चाहिए, ना कब से शुरू करें कब नहीं। अगले दिन से ही, जिस दिन आप पेपर दे के आए, शाम को अपना रिलैक्स करिए। एनी हाउ चंडीगढ़ जाएंगे या फिर जहां भी बुलाएंगे वहां जाएंगे, आप जाइए, घूमिए शाम को पेपर देके, जो भी आपको चंडीगढ़ में घूमना है, रॉक गार्डन वॉक गार्डन बढ़िया है सब, उधर आप घूमिए। और जैसे ही आप रिलैक्स होकर घर आएंगे, एक बार पेपर चेक कर लीजिए कि आपके आंसर्स में कितने आंसर्स ठीक हो रहे हैं। कुछ तो फैक्चुअली होंगे तो सामने दिख जाएंगे। मान लीजिए किसी पे ऑब्जेक्शन है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप वो बता दीजिए, तो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं। जब पेपर आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो आपका क्या होगा, आंसर शीट, सॉरी आंसर की आपको अगले दिन या उससे अगले दिन मिल ही जाएगी। एक बार चेक कर लीजिए, 1-2 दिन रिलैक्स कर लो, इससे ऊपर नहीं, इससे ऊपर आप अफोर्ड नहीं कर सकते। 1-2 दिन रिलैक्स कर लो, आंसर की आ जाएगी। उससे पहले मान लीजिए हमने डिस्कस कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्शंस क्या हैं, आंसर्स कौन कौन से होने चाहिए। तो जैसे ही आपको पता चल जाए आपका 400 नंबर बन रहा है, आंख बंद करके इसको करिए साइड, हो गया आपका, गेट पास मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, सिर्फ मेंस की तैयारी के लिए फोकस करना शुरू कर देना है। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको मॉक रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट देने शुरू करिए, आंसर लिखने शुरू करिए रोज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सीआरपीसी, देखिए सीआरपीसी आ रहा है, बीएनएसएस को भूल जाइएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैंने पहले भी आपको ये बोला है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए का इस नोटिफिकेशन में ना नाम लिया गया है, ना उसका कोई अभी काम है। साल भर तक आप उसको भूले ही रहिए, क्योंकि साल भर तक वो आपसे नहीं पूछ रहे, इतनी जल्दी स्विच नहीं कर पाओगे उन सब्जेक्ट्स पे। सीआरपीसी है, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए आपको उठाने की जरूरत भी नहीं है इस पेपर के लिए। खरीद के रखना चाहते हो रख लो, लेकिन अभी तो वैसे भी वो लागू नहीं हुआ है। चाहते हो खरीद के रखना तो रख लो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पढ़ने की गलती मत करना, उसको रटने की गलती मत करना। अभी आप सीआरपीसी पढ़ रहे हैं। 15 से 16 क्वेश्चन, 125 में से 15 से 16 क्वेश्चन आपसे वो सीआरपीसी से पूछ रहा है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, देख रहे हो। तो अगर 15 क्वेश्चन ही पूछ लेगा तो 110 क्वेश्चन ही फिर बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बचेंगे। तो 15 क्वेश्चन 125 में बहुत बड़ा एक अमाउंट, एक बहुत बड़ा शेयर है। तो ये तो सीआरपीसी तो आपको बहुत अच्छे से तरीके से पढ़नी जरूरी है हरियाणा के लिए। और उसमें से कुछ प्रोविजंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेशन का पूरा प्रोविजन जो सेक्शन 2 आप समझते हो, सेक्शन 2 डेफिनेशंस का पूरा प्रोविजन, एक एक डेफिनेशन कौन कौन से प्रोविजन में लिखी गई है। मतलब 2R में रिपोर्ट है, और 2N में ऑफेंस है, और 2H में इन्वेस्टिगेशन है, 2G में इंक्वायरी है, 2B में
2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, A में बेलेबल नॉन बेलेबल है, 2B में चार्ज है। बस यही सब चलता रहेगा ये सारा, और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो सब आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि ये फैक्चुअल सवाल बहुत पूछते हैं हरियाणा वाले। दिल्ली के विपरीत प्री हरियाणा का बहुत इजी आता है। क्यों? क्योंकि फैक्चुअल सवाल बहुत पूछते हैं। फिर उसके बाद कौन कौन से साल में कौन कौन सी, जैसे 2009 और 2000 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2000 आपकी आईटी एक्ट के लिए, 2009 आपके विक्टिम रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस आए थे उनके लिए। तो कौन से ईयर में क्या अमेंडमेंट हुई है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेक्शन 24, 25A, 27, 29, 33 एंड 39 पॉज करके इसको प्लीज मार्क कर लीजिएगा। मैं कोई यहाँ पर आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ कि कर लीजिए मार्क, ऐसे नहीं करूंगा। आप अपना पॉज करिए वीडियो और इसको मार्क कर लीजिए। आप मुझे ना सुनना चाहते हो अभी फिलहाल, आपके सामने सब कुछ है, आप मुझे पॉज करके फटाफट मार्क करके नेक्स्ट स्लाइड पे भी जा सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। तो यूट्यूब का वीडियो है, ठीक है ना, लाइव तो हो नहीं रहा कि आप बेचारे कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो सेक्शन 24 मतलब प्रोसिक्यूशन, 25A डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, 27 जुरिस्डिक्शन, 29 जुरिस्डिक्शन, 29 खाली यही नहीं 28 भी पढ़िएगा, 27, 28, 29, 26 भी पढ़िएगा इसमें, 29, 30, 33 एंड 39 बिकॉज दीज प्रोविजंस आर बेस्ड ऑन रेपिटेटेड प्रोविजंस, जो रिपीट हुए हैं। 2 बार भी रिपीट हुए होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। और पिछले 5 से 7 पेपर हमने देखे, 2 बार भी रिपीट हुआ होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर डोंट वरी, ठीक है जी। उसके बाद अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इन चैप्टर 4 आए इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेक्शन 41 to 60A, जब मैं पढ़ाता हूं तब भी यही एक बार मेरा जरूर कहना होता है कि ये पूरा चैप्टर प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पूरे चैप्टर से कहीं ना कहीं से सवाल आ जाता है। ये क्यों पूरा चैप्टर दिया गया? क्योंकि ऐसा नहीं कि हर प्रोविजन को वो रिपीट कर रहे हैं, पर इनमें से सेक्शंस के पूछा जा रहा है बार बार। मतलब जनरली क्या है कि ये चैप्टर से हर सेक्शन से कुछ ना कुछ सवाल बना के दे ही देते हैं। तो पूरा चैप्टर आप ढंग से पढ़िए। प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग सेक्शन 82 को ढंग से पढ़िए, एक एक इंग्रेडिएंट आपको रटा होना चाहिए। 82 ही क्या, 83 भी पढ़िए, और 83 के साथ पूरा आगे का जो उसका पर्सपेक्टिव है 84, 85, 86, 87 सब पढ़ना है आपको। 84, 85, 86 सब पढ़ना है। 87 यहाँ पर लिखा ही हुआ है, जिससे रिपीट हो रहा है उन्होंने लिख दिया, ठीक है ना। पर आपको पूरे पर्सपेक्टिव का ध्यान देना है, छोड़ना कुछ नहीं है। सीआरपीसी के एक प्रोविजन को पूरा चार्ट डालना है, पढ़ देना है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, इसमें आपको मेनली 106, 107, 108, 109 और 110 ये आपको पांचों पढ़ने हैं। बॉन्ड्स कौन कौन से हैं और इनमें कौन से बॉन्ड पे क्या सजा मिलती है ये सब पढ़ना है आपने। कितने साल तक आप ये बॉन्ड रख सकते हैं, किस ग्राउंड पे ये बॉन्ड मांगा जाता है, ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए टाइटल समेत। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेक्शन 106, अच्छा हो ही गया लो। सेक्शन 106, 107, 110, 117 एंड 122 कुछ और सेक्शंस भी ऐड हो गए हैं, ठीक है जी। 106, 107, 108, 109 में लिख ही चुका हूं, 1010 तक। सेक्शन 106, 107, 110, 117 और 22 और है, इनको भी आप मार्क कर लीजिए। मेंटेनेंस सेक्शन 125 टू 128 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें 125 से और 127 से बहुत सवाल आते हैं। 125, फिर जुरिस्डिक्शन 126 वो भी जरूरी है, तभी सारे सेक्शन इसमें मेंशन कर दिए। 125 टू 128 लिख दिया, पर 125 और 127 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहां तक? फिर सेक्शन 133, 144 से डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये तो पता ही है आपको, रेस्ट्रेंट ऑर्डर्स हैं। देन चैप्टर 12 इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, पूरा चैप्टर 12 इंपॉर्टेंट है। 154 से लेके 176 तक सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ऑल सेक्शंस। जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड इंक्वायरी एंड ट्रायल 177 से लेके 189 तक ऑल आर इंपॉर्टेंट। एक एक इंग्रेडिएंट, एक एक सेक्शन रटा होना चाहिए आपको। कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स
आपको इशू प्रोसेस वगैरह सब पता होना चाहिए कि क्या क्या है। 204, 207, 208 क्या है, कमिटल प्रोसीडिंग 209 क्या है, एवरीथिंग यू मस्ट नो। कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट्स 200 से लेके आपका 204, 203 तक मान लीजिए, 203 और 204 से आगे ये हो गया आपका कंडीशन रिक्विजिट टू इनिशिएट प्रोसीडिंग। कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट 200, 201, 202, 203 चारों सेक्शन से सवाल आते हैं। एंड माइंड इट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द टीनर ऑफ द एग्जामिनेशन इज वेरी फैक्चुअल। कॉन्सेप्चुअल बहुत ही कम आता है पर कम आता है। डीजीएस की तरह नहीं कि हर क्वेश्चन में भर भर के फैक्ट डाल दिए और उसमें से आंसर्स निकाले जाओ, बैठ के आराम से पढ़े जाओ। टाइम लगता है आपको पढ़ने के लिए, इसीलिए तो वो 15 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। ये लोग तो नहीं देते 15 मिनट एक्स्ट्रा। 2 घंटे का पेपर है, 125 क्वेश्चन है, फटाफट निपटा दोगे। जिनको आता होता है वो तो 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में पेपर खत्म कर देते हैं। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई हैव आल्सो डन दैट। 1 घंटा 1.25 घंटे से ऊपर का पेपर होता नहीं है इनका। हाँ, अगर इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा उन्होंने पूछ लिया तो 2 घंटे लग जाएंगे आपको। बिल्कुल। कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आप शुरू में तो 45 मिनट्स में आपने वो सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए जो आपको आते थे। उसके बाद अब बचे हुए क्वेश्चंस पे आप आधा पौना घंटा और बिताना चाहें तो बिताते रहेंगे, फिर आराम आराम से पढ़ते रहेंगे, फूक फूक के उसको गोला भरते रहेंगे। चार्ज पे आपके क्वेश्चंस आएंगे विच चार्ज आपका 211 से शुरू होगा। तो चार्ज से रिलेटेड जितना भी आपका है 224 तक वो सारा कुछ आएगा। 224 ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए चार्ज से रिलेटेड, जिसमें 211, 12, 13, 14, 15, 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर 18 वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ट्रायल्स में टाइप ऑफ ट्रायल करके आई हैव अ वीडियो इन द दृष्टि जुडिशरी यूट्यूब चैनल ओनली। तो मैंने टाइप्स ऑफ ट्रायल करके एक उसमें वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। आप उस टाइप्स ऑफ ट्रायल के वीडियो पे चले जाइए, आपको एक रिवीजन भी हो जाएगा। मेंस के लिए 3 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे कि क्या उसमें लिखना है, प्लस आपको प्री के पर्सपेक्टिव पे कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है वो भी दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रायल्स बहुत इलेबोरेट है। ये तो फिर 225 से लेके ऑलमोस्ट 265 तक चला जाता है, समरी ट्रायल तक। उसके बाद प्ली बार्गेनिंग भी आ जाती है। तो 225 से 265 के बीच में आप ये समझ लीजिए, क्योंकि 40 प्रोविजंस हो गए। पढ़ना तो आपको सारा ही है, इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है कि कहां कहां पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इसका मतलब ये सारे एस्पेक्ट आप नहीं छोड़ सकते, इसका यही ऑब्जेक्ट है। ये नहीं छोड़ सकते, इस पे नहीं आप ढील बरत सकते। 225 से 265 के बीच में जो 40 क्वेश्चंस हैं ये, इसमें जो शुरू के ट्रायल्स के हैं उसमें से बीच बीच में सिर्फ कन्विक्शन, चार्ज और जो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल में कुछ विचित्र सी बातें जो 3-4 होती हैं वो, फिर कंप्लेंट में डिसमिसल कैसे होता है, विड्रॉल कैसे होता है, वो तो आएगा ही आएगा। उसमें से हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समरी ट्रायल का एक एक प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्ली बार्गेनिंग का भी इंपॉर्टेंट है। ये अगला आ गया 265 A to L, 12 सेक्शंस हैं इसमें। ये कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कितने सेक्शंस हैं, 12 सेक्शंस हैं। आपको अगर 12 याद हो तो A to L वैसे ही याद हो जाएगा। ABCD करके देख लीजिए L तक 12 पहुंच रहा है कि नहीं। तो अगर आपको याद रहेगा प्ली बार्गेनिंग कब आया, कौन लाया, कौन से ईयर में आया, क्यों आया, और उसके जो अंदर सेक्शंस हैं विच आर मेनली A, B, C और D, ये 4 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर समरी ट्रायल के सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 261 to 265 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। प्ली बार्गेनिंग सेक्शन 300, 313, 315, इनको तो ये बार बार पूछते हैं। 313 की एग्जामिनेशन सबको पता है। एक्यूज्ड की 315 एक्यूज्ड एज एन एविडेंस, मतलब एक्यूज्ड एज अ विटनेस अगर आता है तो 300 रेस जुडिकाटा इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तो आपको ये पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। सेक्शन 319 अभी डीजीएस में भी इससे सवाल पूछा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त ना बनाया गया हो किसी केस में, एफआईआर में या फिर चार्जशीट में, या उस पर चार्ज ना लगाया गया हो, तो ट्रायल में क्या उसको अभियुक्त बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। किस प्रोविजन के तहत? 319 के तहत। ठीक है जी। इसमें एक केस भी पूछा गया है, हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये केस भी आप
याद रखिए। केसेस को भी बीच बीच में देखते रहिएगा, पॉइंट्स पे जो लैंडमार्क केस हैं, कोई रीसेंट केस आया हो तो वो केस आपको अवॉइड नहीं करने हैं, भले ही कोई भी सब्जेक्ट हो। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस सेक्शन 320 में जितने भी आपके 8 या 9 सब सेक्शन हैं, सारे के सारे आपको अच्छे से रटे होने चाहिए। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन 321 डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, तो पूरा इंग्रेडिएंट बेस्ड आपको ये पता होना चाहिए। फिर 325, 340, देन 389, 394, ये सारे मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स हैं। अपील पे आ गए हो, अपील, रिव्यू, रिवीजन, ये सारा आपको पता होना चाहिए। और रिव्यू तो होता नहीं खैर सीआरपीसी में। रिवीजन के जितने भी प्रोविजंस हैं 399, 95 इज रेफरेंस, रेफरेंस 95 में है। रिवीजन कौन कौन कर सकता है, किस किस के पास जा सकते हो, ये सारी की सारी जो प्रोविजंस हैं, सारी जानकारियां आपको प्रोविजंस के साथ रटी होनी चाहिए। फिर 437, 38 एंड 441A बेल के प्रोविजंस जो हैं आपको सारे पता होना चाहिए। इसमें 436 और 436A भी डाल, 36A और 437A भी डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट है। विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम के बारे में पता हो आपको 357A और B और C मेरे ख्याल से सब आए हैं, कब कब इंसर्ट हुए हैं, कब लाए गए, उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं। विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम से भी, C से 357C से भी सवाल आया था डीजीएस में, तो ये ABC तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिमिटेशन ऑफ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, लिमिटेशन तो एनी हाउ को पता ही है कि क्या होती है। 468 और 69 इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर पूरा पढ़ के जाइए सारे सेक्शंस। 482 इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, पूरा सेक्शन पढ़ के जाइए, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको रटे होने चाहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर इंक्लूडेड इन दी कॉन्करेंट लिस्ट, ये एक स्टेटमेंट पूछा होगा इन्होंने कभी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो कौन से लिस्ट में आता है, तो आईपीसी हो गया आपका, सीपीसी हो गया आपका, सीआरपीसी, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकती है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी वही है, तो आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी सब कॉन्करेंट लिस्ट में है। इतनी बात तो आपको पता ही है, ये डायरेक्ट बात इन्होंने ये भी पूछ ली थी, ठीक है, इसलिए इसमें सीआरपीसी में लिखा गया है। फिर एविडेंस एक्ट में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मेरी अगर आप माने तो ये तो चलो वो हो गए कि जो ये बार बार पूछ रहे हैं, जो बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पर मेरी अगर आप मानो तो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 167 तक, जो कि पूरा बेयर एक्ट ही बन जाता है, सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 167 तक एक एक सेक्शन आपको रटा होना चाहिए विद इंग्रेडिएंट्स। सेक्शन 1 में क्या है, कितनी बातें हैं, सेक्शन 1 में बतेरी बातें हैं ना, इसमें तो 2 में क्या है, कितनी बातें, 3 में क्या है, कितनी बातें, एक एक पॉइंट आपको इवन सीक्वेंस तक आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, सीक्वेंस मेमोराइज हो जाना चाहिए। देखिए अभी आप बीएनएस बीएसए के पीछे ना पड़े। देखिए क्या फायदा, अगर आपको लगेगा कि क्या फायदा कि हम अगर रट भी लेते हैं तो आप बीएनएस बीएस से आ जाएगा तो उसके बाद तो हमें सब भूलना पड़ेगा। देखिए बीएस से जब आ जाएगा तो आप बीएस से की जब नोटिफिकेशन बीएस से का आएगा तब आप तैयारी कर लें उस स्टेट की, अभी मत करें। मैं आपको पहले भी सुनिश्चित कर चुका हूं, अभी फिर से बोल रहा हूं, भले इसको एक क्लिप निकाल के आप हजारों जगह भेज दीजिए, सबको समझा दीजिए कि बीएस से बीएनएसएस और बीएनएस अभी नहीं आ रहा आपके पास, अभी नहीं लागू हुआ है, सिलेबस में नहीं आ रहा है, एकदम से आप स्विच नहीं कर पाएंगे। आप जो रटते आ रहे थे वही रटना है, अभी यही रटिए आप। जब डाइस पे बैठ जाएंगे तो वैसे रटने की जरूरत नहीं है, फिर आपके सामने जो भी आएगा आप पढ़ के देख लेंगे, ठीक है। ये सेक्शन 1 to 167 थ्रेड बेयर आपको रटा होना चाहिए। थ्रेड बेयर मतलब एक एक सेक्शन आपको तरीके से रटा होना चाहिए, एक भी सेक्शन आप छोड़ेंगे नहीं, एक भी सेक्शन। और सेक्शन 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस में एक एक पॉइंट आपको पता हो अंदर। बहुत तगड़ी एनालिसिस नहीं बोल रहा हूं, वो तो आपको एनी हाउ मेंस के लिए चाहिए, लेकिन इंग्रेडिएंट बेस्ड भी एक एक स्टेटमेंट आपको पता हो, इतना लेवल पे मैं आपको बोल रहा हूं ये वर्क करने के लिए, एविडेंस एक्ट के लिए, क्योंकि कुछ भी पूछते हैं और ये हर स्टेट में आपको इतना हेल्प करेगा कि आपका एविडेंस का कभी कोई सवाल गलत नहीं होने वाला। ये मेरा खुद का परखा हुआ है। जब मैं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट करता था तो बहुत दिक्कतें होती थी उन सारे सेक्शंस को अटेम्प्ट करने में जो अदरवाइज जनरली हम नहीं पढ़ते।
पर जिस दिन मैंने पूरा एविडेंस एक्ट पढ़ लिया, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं था जिसमें मैंने उसका कोई क्वेश्चन छोड़ा हो, अनलेस उसने कोई ऐसा केस पूछ लिया हो जो मुझे कभी पता ही नहीं था, या कभी पता हो नहीं सकता था, या मैंने नहीं पढ़ा था कभी। अगर एनालिटिकल भी आता था तब भी एनालिटिकल मैं सिर्फ अपनी फैक्चुअल जानकारी से भी अटेम्प्ट कर लेता था कि हाँ यही फिल्टर रहेगा, इतना मदद करेगा आपको। देखो सीआरपीसी सीपीसी को एक एक सेक्शन पढ़ने थोड़ा सा, आईपीसी में भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे एरियाज आईपीसी में ऐसे हैं जो बहुत नहीं पूछे नहीं जाते, दे आर अनअटेंडेड एरियाज, अनअटेंडेड फॉर एग्जामिनेशन। सीआरपीसी में भी ऑलमोस्ट आपको 90% सीआरपीसी पढ़ना ही पड़ता है, 10% ही बीच में थोड़ा बहुत ऐसा आता है कि जिसको आप थोड़ा अवॉइड भी कर दें तो कुछ नहीं होगा, वो भी अगर आप पढ़ लें तो अच्छा है। लेकिन अगर वो रटा ना भी हुआ तब भी चल जाएगा, लेकिन इंडियन एविडेंस एक्ट अगर आपको पूरा रटा हुआ तो आप देख लेंगे वो चेंज की एवरी स्टेट विल गिव यू रेस्पॉन्स इन इंडियन एविडेंस एक्ट। 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से 19 ठीक करोगे, और एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर भी इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, दैट मीन सेक्शन 60 से ले 59 से लेके आप 65 तक पढ़िए, 59 से 65 तक पढ़िए। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़िए, सेक्शन 71, 72, 73, 74, 75 ये सब पढ़िए। बर्डन ऑफ प्रूफ 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9 तक पढ़िए, 10 तक ही पढ़ लीजिए, 10, 1, 2, 1, 1, 10। डेफिनेशन ऑफ कोर्ट शुरुआत में ही है, वो पढ़िए। डेफिनेशन ऑफ एविडेंस शुरुआत में सेक्शन 3 में है, वो पढ़िए। प्रोविजन इंक्लूडेड बाय आईटी एक्ट डायरेक्टली, जो भी प्रोविजंस आपके आईटी एक्ट से इंक्लूड हुए हैं उन सबको मार्क कर लीजिए। वो सारे ए बी ऐसे स्ट्रक्चर में आएंगे, ज्यादातर वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी, डीसी, इन सब के नाम से, डीएस ऐसे नाम से आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर। जो भी ए बी करके आपको दिखे उन सब में आपको दिखेगा कि आईटी एक्ट के सारे प्रोविजंस, वो आप अलग से पढ़िए, उनको अलग से रटिए, किसमें कितने साल पुराने को डिजिटल में मान लेते हैं, 5 साल 30 साल सब पढ़िए, ठीक है। एडमिशन एंड कन्फेशन के बारे में सारा पढ़िए, आप सेक्शन 24 से लेके 34 तक सब सारा कुछ पढ़ लीजिए। हियर से एविडेंस क्या होता है, कहाँ पे पाया जाता है, और हियर से एविडेंसेस के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो सारे आपने पढ़ने हैं। फिर डाइन डिक्लेरेशन सेक्शन 32 आपने पूरा पढ़ना है, पूरा मतलब सारे सब सेक्शंस। 165 मतलब इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है कोर्ट की, वो क्या है, कहाँ से मिलती है, क्या क्या उसमें हो सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। प्रिविलेज कम्युनिकेशन आपकी जो भी है वकील और क्लाइंट के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में जितने भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ऑफिशियल सीक्रेट्स वगैरह सब कहाँ प्रोटेक्ट किए जाते हैं। तो 120, 121, 122, 23, 24, 25, 27, 28 सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सब्सटैंटिव एंड कोरोबोरेटिव एविडेंस का एक जनरल डिस्कशन आप देख सकते हैं कि ऑल्दो इंडियन एविडेंस एक्ट में डायरेक्टली कहीं नहीं सब्सटैंटिव और कोरोबोरेटिव एविडेंस के बारे में लिखा है, लेकिन कोरोबोरेटिव एविडेंस कैसे काम करता है और सब्सटैंटिव और कोरोबोरेटिव एविडेंस क्या होता है, इसका एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। सेक्शन 14 आप पढ़ के जाइए। 14, 68 टेस्टिमनी ऑफ चाइल्ड विटनेस को तो रिलायबल मानते हो कि नहीं, और एक्ट में क्या लिखा है। सेक्शन 145 क्रॉस एग्जामिनेशन और कॉन्ट्रडिक्शन। एविडेंस और अनअर्थ बाय स्निफर डॉग को क्या बोलते हैं, इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि ये साइंटिफिक एविडेंस है कि कैसा एविडेंस है। जनरली इसको साइंटिफिक, हरियाणा में इसको साइंटिफिक एविडेंस ही मान लेते हैं, तो आप इसको कई जगह इसको एक्सपर्ट एविडेंस भी बोला जाता है। तो इसको आप एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं, साइंटिफिक भी बोल सकते हैं वैसे तो, क्योंकि इसमें कोई वैसे साइंस का ऐसा कोई रोल नहीं है कि आप इसमें कुछ टेस्ट कर रहे हो या फिर कोई फॉर्मूलाज लगा रहे हो। ये एक स्निफर डॉग है, स्निफिंग एक्सपर्ट ही है, और एक्सपर्ट कोई हमेशा जरूरी नहीं है कि एक इंसान ही होगा, एक्सपर्ट कोई जानवर भी हो सकता है, क्योंकि आपने इसको साइंस ने प्रूव किया हुआ, इसलिए कभी कभी साइंटिफिक एविडेंस ही बोल देते हैं कि साइंस के हिसाब से ये सही बोल रहा है, जो बोल रहा है इसका हमने कई बार टेस्ट एंड ट्राई किया है, कभी भी गलत नहीं बोलता, तो इसीलिए इसको साइंटिफिक भी बोल दिया था। अदरवाइज ये एक्सपर्ट एविडेंस की कैटेगरी में ही आना चाहिए। नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट क्या होती है उसको देख, एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है, सेक्शन 45 वो पढ़िए। सेक्शन 22 को मार्क कर लीजिए। एडमिशंस कन्फेशन सब इधर ही है। सेक्शन 22 ही नहीं, सिर्फ सेक्शन 21, 22, 23, 24, 25 सब पढ़ेंगे आप।
27 डिस्कवरी ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये तो रिपीटेड वाले हैं ना, मैंने आपको बता दिया है, सारे सेक्शंस रट लीजिए, आपका बहुत भला होगा। सेक्शन 27, 30, फिर लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, 31 अगेन सारा ये देखिए, 30 ये सब बता ही चुका हूँ मैं, 31, 32, 33 तक करना ही है। ओरल एविडेंस किसको बोलते हैं। देन सेक्शन 116, 115 भी पढ़ी है इसके साथ, जिसमें एस्टॉपल की बात करी गई है। 134, 137, 133, 145, 157, ये सारा ट्रायल के स्टेज पे जो एविडेंसेस होते हैं उसमें अलग अलग डायमेंशंस पे इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है जी। 34, 37, 30, आप क्रम अपने आप बना लीजिएगा, 33, 34, 37, 45, 57। और अगर मैं तेज भाग रहा हूं तो आप पॉज करके अपना कर लीजिए। पंचशील प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस लॉ जो है आपको ये रटना होगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए एक केस आया था जिसमें पंचशील रूल दिया गया था, मतलब देयर आर 5 situations by which you can appreciate any evidence to be circumstantial evidence for the purpose of putting conviction upon a person. Sometimes direct evidences are not available to you, तो उसमें circumstantial evidence आपको गैदर करने होते हैं। circumstantial evidence में कैसे कैसे आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसे उसके तरफ चलना है, यही डिस्कशंस पंचशील प्रिंसिपल्स में डिस्कस किया गया। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देमन उपाध्याय, देमन उपाध्याय का केस तो बहुत जगह पे इस्तेमाल हो जाता है। ये डिस्कवरी एविडेंस पे भी आपका इस्तेमाल हो जाएगा, बहुत सारे पर्सपेक्टिव इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो कुछ एविडेंस के लैंडमार्क केसेस आपको रटे होने चाहिए। बिपिन चंद्र पंचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, this would have been on some point. I am not saying that you must only be confining to the landmark but also to the recent judgments which are given in evidence act. फिर penal code में आपका CBT criminal breach of trust section, CBT का जो section है उस पे जाइएगा, I think it's around 403 or 404. Then 73, 78 murder culpable homicide, abduction, mischief 425, section 166, 507, सब आईपीसी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, फटाफट इसको मार्क कर लीजिए, इन सेक्शन से सवाल बहुत आए हैं। जनरल एक्सेप्शंस, पूरा एक जनरल एक्सेप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेक्शन 82 to 83, 82, 83 दोनों ही, जिसमें मेनली आप वो डोली इनकम टैक्स वगैरह पढ़ेंगे। 354C, दे आर आस्किंग वॉयरिज्म कहाँ पे है। 354 में तो आप ABCD तीनों का ही याद रखना कि A में सेक्सुअल हरासमेंट है, B में डिसरॉबिंग है, C में वॉयरिज्म है, D में स्टॉकिंग है। तो ये पूछेंगे कि वॉयरिज्म कहाँ पे है, तो 354C आपने आंसर देना है। ऐसे ही ये चारों का याद रहना चाहिए आपको। सेक्शन 463 फोर्जरी कहाँ पर दिया हुआ है। सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 का केस लॉ, ये वैसे तो बहुत पुराना हो गया है, बार बार एक दो बार ही पूछा होगा, बहुत पुराना हो गया। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस पे मैंने एक वीडियो भी ली हुई है, पूरा केस मैंने उसमें इलेबोरेटली डिस्कस किया है। सेक्शन 375 एक्सेप्शन नंबर 2 का प्रॉब्लम क्या है, पहले तो ये डिस्कस किया है एक पार्ट में, और उसके बाद पूरा जो केस में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया गया तो किस तरीके से वो सोल्यूशन आया वो डिस्कस किया हुआ है। तो वो आप अगर मेंस के लिए देखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब प्री के लिए ऐसा उसमें वीडियो में कुछ नहीं है, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस मतलब अगर आपको कभी पूछ लिया मेंस में कि इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का क्या रेशो है, क्या हुआ है, तो उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन आपको पता ही है, 73, 74, सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, देन प्राइवेट डिफेंस क्या होता है 96 to 106, डोली इनकम टैक्स सेक्शन 82, देखिए फिर से रिपीट कर दिया लेकिन यहाँ ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ठीक है जी, तो ये कुछ सेक्शंस हैं जिनको रिपीट किया गया है, पर आईपीसी में बहुत सारे एरियाज हैं जिनको आपको करना ही करना है। फिर सेक्शन 396 मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट क्या होता है। ठीक है जी, फिर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट आ गया, राइटिंग आ गया, कॉमन ऑब्जेक्ट राइटिंग, फिर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, सेक्शन 124A सेडिशन के बारे में पूछा है पूरा पूरा। 292 हिकलिन टेस्ट पूछ सकते हैं आपसे वो। 292 इज अबाउट ऑब्सिनिटी, सेक्शन 293 इज रिलेटेड टू इट ओनली। सेक्शन 417 देन 320 चीटिंग, सॉरी
नॉट चीटिंग, सेक्शन 320 इज ग्रेवियस हर्ट के कैटेगरीज, वो तो 420 है, सॉरी। ग्रेवियस हर्ट, कैटेगरीज ऑफ ग्रेवियस हर्ट, जो 8 कैटेगरीज हैं ग्रेवियस हर्ट की, वो 320 में पूछी जा सकती हैं कि इनमें से कौन सी कैटेगरी है कौन सी नहीं है, ऐसे फॉर्मेट में पूछ सकते हैं। देन 376B, 375 और 376 के सारे जितने भी 376A, B, C, D, AD व्हाट्सोएवर सब करना है आपने रेप में, ठीक है ना। फिर रॉबरी, देन एक्सटॉर्शन 384, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मच्छी सिंह बच्चन सिंह सब करना है। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, ये सेक्शन 34 पे है, बच्चन सिंह आपका डेथ पेनल्टी पे है। तो बहुत बहुत इजी है, देख रहे हो आप, कुछ विचित्र नहीं आ रहा है, बिल्कुल वही जो एक सर्कल में पूछा जाता है वही सब यहाँ भी पूछ रहे हैं। देख पॉलिटी देखो, फिर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अच्छा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने एविडेंस एक्ट के नहीं देखे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ आईपीसी आर 15 to 16। तो आप जरा हल्के में मत लीजिएगा, 125 में से 15 क्वेश्चंस आपको सीआरपीसी पे डिवोट हो रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपके आईपीसी पे डिवोट हो रहे हैं, और एविडेंस पे कितना डिवोट हो रहा है? एविडेंस पे भी 14-15, मतलब 15 क्वेश्चन डिवोट हो ही रहे हैं। 15 क्वेश्चन आपको इंडियन एविडेंस एक्ट पे डिवोट हो रहे हैं। अगर मैं इसको 10 से 15 भी लेके चलूं, 10 भी मिनिमम लेके चलूं, तो 30 क्वेश्चन 125 में से 30 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट्स के हैं, मिनिमम 30 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट्स हैं मिनिमम। तो आप समझ रहे हैं कि आपका मेजर टाइम कहां जाना चाहिए? सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी पे डिवोट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम, अगर मैं 5-5 बढ़ा भी दूं तो मैक्सिमम 45 क्वेश्चन तो इसी में आ गए। आप देखिए ना, और सब्जेक्ट्स के लिए फिर जो एरिया है वो कम होता जा रहा है, और जितना आप इन सब्जेक्ट्स को कंठस्थ याद रखेंगे, जितना आप इन सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनाए रखेंगे, उतना ही आपके सही होने की संभावना बढ़ती रहेगी और एग्जाम क्लियर होने की संभावना बढ़ जाएगी, 100% श्योर भी रहोगे। इसलिए छोड़ना कुछ नहीं है, ये तीनों, इन तीनों में तो कुछ नहीं छोड़ना है। एक एक सेक्शन को पकड़ के रोज रटिए, कुछ भी हो जाए, रटना जरूरी है। आगे फिर देखते हैं, अभी तो सीपीसी भी आएगा। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही 15 क्वेश्चन और आ गए, देखिए अवॉइड ही नहीं कर सकते ना आप इन सबको। बाकी सब देखिए 15 में से 5-6 सब्जेक्ट्स नहीं, जब आधे से ज्यादा ले लिया सब, तो बाकी के 10 सब्जेक्ट्स तो छोटे छोटे ही रह गए, जिसमें पंजाब कोर्ट्स एक्ट और वो कस्टमरी लॉ से तो पूछते ही नहीं है। पंजाब कोर्ट एक्ट और रेंट कंट्रोल से एक दो क्वेश्चन अगर पूछेंगे एक दिन में, आप उसको देख लीजिए, उसके लिए क्या इतना टाइम वेस्ट करना है। और इसमें कोई नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट तो आ नहीं रहा, बाकी सारे कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब वही सब्जेक्ट जो आप जनरली पढ़ते रहते हो, हर जगह पढ़ते ही हो, और ये सारी चीजें तो आप एलएलबी में पढ़ के आ रहे हो। फिर बैग ऑफ बोरिंग किसको बोलते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरिंग क्यों बोलते हैं? फर्स्ट केस टू इंट्रोड्यूस जुडिशियल रिव्यू, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। देन जनरल सवाल पूछ रहे हैं, ये करंट अफेयर, जो लीगल करंट अफेयर्स तो चलो अलग चीज हो गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल हिस्ट्री से सवाल पूछ रहे हैं आपको। फिर 8 शेड्यूल, मतलब शेड्यूल से सवाल पूछ रहे हैं। इन इंडिया सोवरेनिटी लाइज विद हुम? द पार्लियामेंट। यूसीसी कहाँ है? आर्टिकल 44 में। ये तो आपको सबको पढ़ना ही है, एफआर पूरे अच्छे से पढ़ने हैं, डीपीएसपी पूरा अच्छे से पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज पूरे अच्छे से पढ़ना है, ये मत आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। देखिए आर्टिकल 1 से लेके ऑलमोस्ट आर्टिकल 51A तक आप कुछ नहीं छोड़ सकते। आर्टिकल 1 से लेके 51A तक एक एक आर्टिकल, उसके अंदर का इंग्रेडिएंट आपको रटा होना चाहिए। एवरीथिंग 51 में 1 2 3 4 5 6 कितने मर्जी हो, सब रटे होने चाहिए, और साथ में केसेस भी पढ़ते रहिए। फिर आर्टिकल 360, देन सेक्युलरिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर किस में था? वो तो सब पता ही है आपको, एसआर बमई एंड ऑल दोस थिंग्स। बेसिक स्ट्रक्चर कौन से उससे आया? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन कौन सी हैं? तो आप जनरली इसमें प्रेसिडेंट, गवर्नर, पीएम, सीएम और सीजे, ये अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस, इन सब की पोजीशंस कौन कौन से आर्टिकल में हैं, कैसे कैसे आती हैं, सबके बारे में पढ़िए। देखिए प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछ रहे हैं वो आपसे, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो जितना भी है 124 से 147 के बीच में
सारे आर्टिकल्स आपको रटे होने चाहिए, सारे। फिर आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहाँ पर है 76 में, एडवोकेट जनरल कहाँ दिया हुआ है वो भी पढ़िए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको बता ही चुका हूँ 51A में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14 डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड वेडनेसबरी प्रिंसिपल, ये कहाँ पर है, आर्टिकल 14 में है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बहुत काम की चीज़ है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड वेडनेसबरी प्रिंसिपल, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं। आर्टिकल 143 इज अबाउट द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन कौन सी हैं सब पता होनी चाहिए आपको। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ये सब कौन सी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो आपको जब पता होगा कि कौन सी है तो जो नहीं है उसको टैग करना आसान हो जाएगा। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कोई बहुत सारे अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको ज़रूर करिएगा। आर्टिकल 311 एंड 143 मार्क कर लीजिए। 143 दोबारा रिपीट हो रहा है, देखिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। 311 भी मार्क कर लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। 310 और 311 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 310 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है और 311 में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, तो 310 311 इकट्ठे पढ़े जाते हैं। 310 is doctrine of pleasure, 311 is constitutional safeguard to the doctrine of pleasure. फिर हाई कोर्ट सेक्शन 217(3) से रिपीटेटिव क्वेश्चन आए होंगे। फंडामेंटल राइट दैट आर नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर्स, आर्टिकल 19 वगैरह है कुछ जो नहीं मिलते उनको। मनी बिल जिसमें सिर्फ लिखा है ना एनी सिटीजन्स, वो फॉरेनर्स को नहीं मिलता। फिर मनी बिल कहाँ दिया गया 110 में। रिट्स कहाँ पर दिए गए 32 से 226 में। कितने तरीके के रिट्स होते हैं। डीपीएसपी आर्टिकल 48, डीपीएसपी मैंने आपको बोल दिया है आर्टिकल 1 to 51 है, कुछ नहीं छोड़ना है। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब किस पॉइंट पे है वो, और कुछ लैंडमार्क केसेस आपको रटने ही होंगे। फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखिए 3 से 4 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। आपको मैंने बता दिया ना कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जब सारा तो वही ले गए, 15 15 15 15 4 सब्जेक्ट, तो 60 क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गए। अब 125 में से 60 क्वेश्चन आप माइनस करिए तो आपके पास क्या बचता है, 65 क्वेश्चन भी नहीं बचते, है ना। तो 65 क्वेश्चंस और बचे हुए 11 सब्जेक्ट, क्या ही करोगे। 6 क्वेश्चन भी एक के हिसाब से नहीं आ रहे, और कुछ सब्जेक्ट तो बड़े हैं जैसे ट्रांस टीपीए, एसआरए, लिमिटेशन, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन उतने ही डिवोट किए जाएंगे। अब 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ गुड्स कहाँ है, फ्यूचर गुड्स किसको बोलते हैं, अनपेड सेलर राइट्स क्या होते हैं, राइट टू लियन किसको बोलते हैं, सेक्शन 51, एक्सेप्शन टू रूल नेमो डैट कॉड नॉन हैबिट, नेमो डॉट कॉड डैट कॉड नॉन हैबिट क्या होता है, कंडीशंस और वारंटीज कहाँ पर लिखी हुई हैं। बहुत ईजी है, आप पूरा बैरक बड़े आराम से रट सकते हैं विद सेक्शंस, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछते हैं ये। डॉक्ट्राइन ऑफ केवियर टेम्पटर कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 16 वही तो है ये, डॉक्ट्राइन ऑफ केवियर टेम्पटर वही रिपीट हो रहा है। एच अनराज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक आधा केस भी इसमें देख लीजिए। फिर ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लिख दिया है, लेकिन ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लो ये छुप गया, दिस इज कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसको हम वाइट से रंग देते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है जी। हो जाती है कभी कभी गलती, कोई बात नहीं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर से 15-16। देखिए अब कुछ ना भी हो तो आपको इतना तो समझ में आता है कि सीआरपीसी प्लस आईपीसी प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट प्लस कॉन्स्टी प्लस सीपीसी, 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट्स हैं। 15 क्वेश्चन भी अगर हम मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन भी मिनिमम मान के चले तो 50 से 75 क्वेश्चन तो इन्होंने ले लिए। 50 से 75 क्वेश्चन तो 125 में से इनके ही हैं, 5 सब्जेक्ट्स के। तो ये 5 सब्जेक्ट्स पे आपको पहले 1 महीने कितना ध्यान देना है कि एंड में आप पे बर्डन ना पड़े, एंड में जाके आप कंफ्यूज ना हो जाएं, या फिर एंड में जाके आपको प्रेशर से शायद चीज़ें भूलनी ना शुरू हो जाएं। अभी जनवरी में इन 5 सब्जेक्ट्स को टारगेट बना लीजिए,
और इन पांचों सब्जेक्ट्स की एक एक पॉइंट को, एक एक प्रोविजन को पढ़ दीजिए एक बार, याद रहे ना रहे पढ़ लीजिए। पांचों सब्जेक्ट पढ़िए, पूरा पूरा पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन भी पूरा 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 पढ़ लीजिए। अब उसमें आपको खुद ही पता है कि मैंने ये मार्क करवा दिए हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते, उनको रटे रखिए। फिर जब वो रट जाएंगे तो जो आगे के होंगे, जो इधर उधर के प्रोविजंस होंगे, उनको भी रटना आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले तो आपको याद है ना, मेन तो याद ही हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जितना। एक महीना और है फिर आपके पास, पूरा फरवरी, आप इसको फिर से रिवाइज करिए और जो नए दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ते रहिए। इनको नहीं छोड़ सकते आप, इनकी ना रिवीजन छोड़ सकते, ना इनकी तैयारी छोड़ सकते। 50 से 75 क्वेश्चन है भाई, इसी में एज लेना है आपने। फिर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं वो इजी हैं, उनको रटना तो वैसे ही बड़ा आसान है। छोटे छोटे पतले पतले से बेयर एक्ट्स हैं, छोटी छोटी बातें वो वैसे ही रट लेंगे, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हैं, इनको पहले खत्म कर लीजिए और फिर इनको फरवरी में रिवीजन पे डाल दीजिए और दूसरे वालों को साथ साथ चलते रहिए। मॉक टेस्ट फिर चलता रहे, टाइम कम ही है, जिनको आता है उनको आता है। देखिए जो देने में है, एग्जाम दे रहे हैं, मेंस वेंस लिख रहे हैं, वो इस प्रोसेस में है कि उनको बहुत सारी चीजें रटी हुई हैं, वो कर रहे हैं, उस प्रोसेस में है। लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं या जिन्होंने पहले इस स्ट्रैटेजी से काम नहीं किया है या जिन्होंने पहले इन सब चीजों पे ध्यान नहीं दिया है, जो अब फिर से लेके बैठेंगे सब कुछ, या जिनको नहीं याद रहता, वो क्या करें, उनके लिए ही है। जो प्रोसेस में है वो तो आपका कंपटीशन है, आप उनको कंपीट कैसे करोगे, ये करके पहले एक महीना इन चारों सब्जेक्ट्स पे पकड़ बना लो, जिससे कि उनके इक्विवेलेंट आ जाओ जो ऑलरेडी इसको प्रोसेस में लगाए रखे हैं। उसके बाद फरवरी में बाकी बचे हुए सब्जेक्ट्स कर लेना और इनकी रिवीजन चलाए रखना, मॉक टेस्ट दे देना। और एग्जाम से 3 दिन पहले, ये स्ट्रैटेजी उनके लिए जो सिर्फ हरियाणा को फोकस कर रहे हैं, मैं डीजेएस वालों को बता चुका हूं क्या करना है। और एग्जाम से 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन तक, मान लीजिए आज एग्जाम है तो इससे पहले वाले दिन, उससे पहले वाले दिन, उससे पहले वाले दिन, 3 दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए बस, कुछ रिवीजन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मॉक टेस्ट। पहले दिन देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गड़बड़ आप, क्योंकि अब टाइम थोड़ी है आपके पास कि आप याद करेंगे बैठ के। तब आपको ये दिखेगा कि आपको जो उन क्वेश्चंस में से नहीं आता, वो क्यों नहीं आता, वो रिट्रीव क्यों नहीं हो रहा। आपको उन चीजों को रिट्रीव करो जो रिट्रीव नहीं हो रही, वो एक तो 3 दिन में ही पता चलेगा आपको। एक मॉक सुबह, एक मॉक शाम को दोगे, अपने आप आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। और जिस दिन आपको एक्चुअल एग्जाम देना होगा उस दिन आपको घबराहट नहीं होगी, रिहर्सल्स नहीं करनी पड़ेगी, रिहर्सल्स आपकी हो चुकी हैं, उस दिन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं शुरू में ये गलती करता था, मॉक नहीं देता था, या मैं जो बस मुझे आता है मैं जा रहा हूं, मैं ठीक है वहीं जाके देखेंगे, वहां जाके हाथ पैर फूल जाते थे। पहला एग्जाम मैंने हरियाणा ही दिया था। क्लियर है ये बात? मजा आया देने में, लेकिन बड़ा ऐसा लगा कि पहली बार गोले भरने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मॉक नहीं दे रहे हो ना आप, उस प्रेशर को झेल नहीं रहे हो। जब आसपास के बच्चे देखोगे कि ये तो लगा पड़ा है भाई, लगे पड़े होते हैं सब, और उनकी शक्लें देख के आप डिमोटिवेट हो जाएंगे अगर आप उस प्रैक्टिस में नहीं है तो, या आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया। पहला एग्जाम होगा ना आपका, तो लगेगा ही। स्कोर अच्छा था, बुरा नहीं था, हुआ नहीं, ऑब्वियस सी बात है। बहुत क्रूड प्रिपरेशन थी और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 3-4 क्वेश्चंस अगर मैं और करता तो शायद मेरा हो जाता था। अराउंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द कट ऑफ वाज अराउंड 368, आई गॉट 352 अराउंड। अगर हो सकता है 3-4 क्वेश्चंस अगर और सही हो जाते तो मेरा हो जाता, पर आई वाज वेरी क्लोज, क्योंकि 4-4 नंबर टाप रहे हैं ना, 4 क्वेश्चन में 4-4 16 नंबर टाप रहा है सीधा, तब हो जाता। अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन होता तो 352 एंड 368 इज वेरी फार। 18 क्वेश्चन पीछे हूं, फिर मैं 16 क्वेश्चन पीछे हूं, और 16 क्वेश्चन पीछे होना 4 क्वेश्चन पीछे होने में फर्क है। 16 क्वेश्चन पीछे होने का मतलब कि मैं अभी तैयारी में बहुत पीछे हूं। और यह भी ध्यान रखना, कट ऑफ पे आने वाला इंसान तैयारी में पीछे ही होता है। अगर मेरे 370 आ भी जाते और कट ऑफ 368 होती तो भी मैं पीछे ही था, क्योंकि मैं तैयारी में वही हूं कि बस मैं कट ऑफ पे आया। मैं ऐसा नहीं कि कट ऑफ से काफी आगे आया।
जो 400 हिट करेगा वो तैयारी में अच्छा है, वो कंपटीशन है, वो जज बनने की होड़ में आया है। मैं क्या था, मैं तो सिर्फ रुंगे में आ गया, हमारा हो गया बस मेरा, चलो चलो मेंस लिखते हैं, वो है। तो ये सफर आपका एक एक्सपीरियंस भी है, इसको ऑब्जर्व करते रहिएगा, बड़ा मजा आता है। और ये जो पूरा सफर है ना आपका तैयारी का, जब जज बन जाओगे सिर्फ यही याद रहेगा और कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको इसके अलावा, सिर्फ ये सफर याद रहेगा। और इस सफर में जितना आप एंजॉय कर सकते हैं वो कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा आपको। तो आप देख रहे हैं कि 50 से 75 क्वेश्चन, मिनिमम 10 लेके चल रहा हूं, 15 मैक्सिमम लेके चल रहा हूं, तो 75 क्वेश्चन, 50 से 75 क्वेश्चन तो इन 5 सब्जेक्ट्स ने घेर लिए। सीपीसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 11 रेस जुडिकाटा, रेस सब्जुडिस, बिल्कुल ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। आपको मैं बता दूं, सेक्शंस का जो पूरा गैमेट है वो आपको सेक्शन 1 से लेके 158 तक सब पढ़ना है। ऑर्डर्स के टाइटल्स सारे पढ़ने हैं, ऑर्डर टाइटल्स, सारे ऑर्डर टाइटल्स पढ़ लीजिए, टाइटल्स, उसके बाद बहुत सारे ऑर्डर्स तो है ही इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 2 रूल 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिपीटेटिव विद रिपीटेटिव वाले हैं ना, जब आप फाउंडेशन कोर्स करे होंगे तो आपको दिखे, पता होगा कि क्या क्या आपने पढ़ा है, क्या क्या प्री में आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। 100A अपील का पूछेंगे, 60 आपका अटैचमेंट का पूछेंगे, अटैचमेंट से बहुत सवाल आता है, 60 बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 7 रूल 11 के सारे ग्राउंड्स पढ़िएगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के, डिक्री क्या होती है सब पढ़िएगा, 2 में डिफाइंड है। सेकंड अपील कब जा सकती है, अपील्स के सारे प्रोविजंस पढ़िए। फिर इंजंक्शन ऑर्डर 39 पढ़िए, सेक्शन 10 पढ़िए सब्जुडिस, देन 13 फॉरेन जजमेंट पढ़िए, ऑर्डर 34 रूल 14 पढ़िए आप, मॉर्गेज, no, 34 is about, if I'm not wrong, after minor, I'm forgetting right now what was order 34, पर ऑर्डर 34 रूल 14 से बहुत आया है सवाल, इसीलिए यहाँ पर रिपीट पे लगाया गया है। कमीशन के बारे में पढ़िए, ऑर्डर 26, ऑर्डर 6 पढ़िए, प्लेंट के बारे में, सॉरी प्लीडिंग्स के बारे में, ऑर्डर 6 रूल 1, प्लीडिंग कौन कौन सी होती हैं, प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम क्या होता है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम पे मैंने एक वीडियो भी ली हुई है, आप चैनल से जाके भली भांति उसको देख सकते हैं। ऑर्डर 32 रूल 7 सीपीसी पढ़िए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 21 रूल 21, एग्जीक्यूशन के बहुत सारे रूल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऑर्डर 17, ये 17 है, ऑर्डर 17 रूल 2 एंड ऑर्डर 17 रूल 3 ऑफ सीपीसी आर इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसा पूछ लिया गया होगा तो ये सीधा आंसर ही लिख दिया गया है कि बार बार ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, दे आर इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अ पर्सन इन सिविल इम्प्रिजनमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, इसके सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो ये सेक्शन बेस्ड है तो मैंने बता ही दिया है कि सेक्शन तो सारे ही पढ़ के जाने हैं आपने। फिर ऑर्डर 33 दे विल आस्क यू अबाउट इंडिजेंट, 34 सेक्शन 34, सेक्शन 47, 64(1), ऑर्डर 32 रूल 2A, माइनॉरिटी पे है ये, ऑर्डर 34 रूल 1 पहले भी आ चुका है, ये रिपीट पे है, ये रिपीट हुआ है। रिट ऑन विच रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल, हेबियस कॉर्पस का रिट है जिसमें रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता। इन ऑन रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल। इसमें आप सरगुजा ट्रांसपोर्ट का एक केस है और दरियाओं वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, ये सब केसेस इसमें इम्पॉर्टेंट है। ऑर्डर 23 रूल 3 विड्रॉल ऑफ द सूट, ऑर्डर 9 रूल 13 सेटिंग साइड ऑफ एक्स पार्टे ऑर्डर, ये सब ये तो सारे आप पढ़ते ही हो ना, ये तो सब इम्पॉर्टेंट हो ही गया। ऑर्डर 35 रूल 5 के इलस्ट्रेशंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंटरप्लीडर सूट में, इंटरप्लीडर सूट का मैंने एक वीडियो भी लिया हुआ लेकिन सेक्शन 80 उसमें डिस्कस्ड है। सेक्शन 153B, ऑर्डर 21 रूल 32 रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स में क्या करना चाहिए, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, वही ऑर्डर 33, वो पहले भी आ चुका है, बार बार पूछ रहे हैं, इसका मतलब ऑर्डर 33 बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। ऑर्डर 18 रूल 2, ऑर्डर 18 आप पूरा पढ़ेंगे तो अच्छा है, उसमें डी बेने ऐसे करके भी एक वर्ड आता है, डी बेने ऐसे, वो ज़रूर पढ़िएगा।
ऑर्डर 39 मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, टेम्पररी इंजंक्शन, यहाँ भी वो मैं ले रहे हैं। 38 रूल 5 ऑर्डर अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। ऑर्डर 5 रूल 9A दस्ती समन्स क्या होती हैं, दस्ती समन्स कहाँ पर दिया गया है, सेक्शन 34 अगेन। एंड देन ऑर्डर 12 रूल 8 एंड सेक्शन 14। ये 13 14 आपका फॉरेन जजमेंट्स पे है, 13 14 दोनों ही आपको इम्पोर्टेंटली पढ़ना है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो गए आपके। लिमिटेशन एक्ट में देखिए 4-5 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। पीछे जो शेड्यूल दिया गया उसमें आर्टिकल 116 पूछा गया है। सेक्शंस, लिमिटेशन एक्ट, डू ऑल द सेक्शंस, सारे सेक्शंस करिएगा, डू ऑल द सेक्शंस, सारे सेक्शन करो, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पीछे जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स भी आपको ऑलमोस्ट सारे ही अगर रट लें तो अच्छा है। कुछ इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिए ही गए हैं, जैसे 116 दिया गया है, आर्टिकल 61 ये पूछ रहा है, और यही रिपीटेटिव है 16 और 61। बाकी सेक्शन 6 से सवाल आ रहा है, 19, 5, 3, 14, और ये पूछा गया होगा सेक्शन 3 एंड सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट आर बोथ इंडिपेंडेंट एंड नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा पूछा गया होगा, इसीलिए इन्होंने सेक्शन ये डाला है। सेक्शन 3 फिर से रिपीट हो रहा है, खैर एनी हाउ 15 एंड 27 ऑल सेक्शंस आर टू बी डन। लिमिटेशन एक्ट में आप कुछ नहीं छोड़ सकते, नथिंग, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एसआरए आर 5 to 6 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन एसआरए। एसआरए में भी मैं आई वुड रिक्वेस्ट ऑल सेक्शंस बी डन, ऑल सेक्शंस, सारे सेक्शंस पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके 20, 41, डिक्लेरेटरी डिक्री 34, सेक्शन 6, 39 एंड 16। इंजंक्शंस कैन नॉट बी ग्रांटेड, ये सब बहुत ज़रूरी से पढ़ना। और पर्सनल बार टू रिलीफ, इंजंक्शंस कैन नॉट बी ग्रांटेड ऑन व्हाट ग्राउंड्स, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर। फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 15 से 16 क्वेश्चन हो, वेरी गुड। तो देखिए ज़रा 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हो गए जिसमें 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम आ ही सकते हैं, 6 सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब 60 से 90 क्वेश्चंस तो ये 6 सब्जेक्ट पे टिके हुए हैं। कितना ध्यान देना है आपको इन सब चीज़ों पे, देखिए कितना ध्यान देना है इन सब सब्जेक्ट्स पे। 60 से 90 क्वेश्चंस आपके सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स में से, तो इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, फ्लक्चुएट कर रहा है ना, 60 तो मिनिमम बता ही रहा हूं आपको, 60 तो है ही 125 में से, तो 60 और 90 का एवरेज भी निकालोगे 70-75 क्वेश्चन तो आने ही है। बहुत बड़ा एक चंक आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप ये सब्जेक्ट्स बहुत प्यार से और अच्छे से कर लें। वर्ड एंड वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं, पोस्टल और इंस्टेंट रूल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, कंसिडरेशन 2D, ब्लू पेंसिल रूल 28, सेक्शन 28 में ब्लू पेंसिल रूल है तो क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 56, नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 63 64, नॉट 64 एग्जैक्टली बट 63, novation 60 62 63, I hope 63, सेक्शन 27। देन माइनर्स के कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है, 27 इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, फिर वही आ गया 27 आपका इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, रिपीट हो रहा है। वॉइड एग्रीमेंट्स पहले ही आ चुका है, लाइबिलिटी ऑफ माइनर फॉर नेसेसिटी सप्लाइड, ये सबको पता है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में। 129 गारंटी, इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, सिचुएशन दे देंगे आपको, क्वेश्चन पूछ लेंगे। सेक्शन 15 इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, देन सेक्शन 18 इज मिसरिप्रेजेंटेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, undue 16 is undue influence, sorry, 15 is coercion, 16 undue influence, then 17 is fraud, and then 18 is misrepresentation, then 19 is the consequence, 20 21 22 is mistake। फिर contingent contracts क्या होते हैं, सेक्शन 31, ये सब 31 to 36 ये सारे पढ़ने हैं आपने। इसमें भी आई वुड सजेस्ट दैट 1 to 75 काइंडली डू इट वेरी प्रॉपरली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आफ्टर 1 to 75 जो दूसरे पोर्शंस हैं, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज,
ये भी आप एजेंसी, इन सब में भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जनरली पढ़ते हो वो ही सेक्शंस पढ़ के जाएं, क्योंकि उसमें से बहुत रिपीट नहीं हुआ है। बट क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब थोड़ी कि क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये तो रिपीट वाले प्रोविजंस है ना। देखिए, पंजाब और हरियाणा कोर्ट्स एक्ट में से सेक्शन 41 से ही आया, 2 या 3 क्वेश्चन भी नहीं आते, वैसे 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं। एक ये सेक्शन 41 से रिपीट हुआ है। कुछ सेक्शंस हैं जो फिर भी पूछे जा रहे हैं, ये रिपीट वाले हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ये मतलब ये नहीं कि 41 से सवाल ही आया है, 41 रिपीट हुआ है, सवाल तो और से भी आए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन हिंदू लॉ इज 8 to 9, HMA में सेक्शन 5, 7, 8 ऑल सेक्शंस, सारे सेक्शंस पढ़िए। देखिए, मैं सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं आपको कोई सेक्शंस पढ़ा नहीं रहा हूं आज, मैं सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बनाने की डायरेक्शंस दे रहा हूं कि अगले 2 महीने आपने किस स्ट्रैटेजी पे काम करना है। मैं आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, तो इसीलिए ये मत सोचना कि ये क्या हो रहा है, इसका कोई फायदा है क्या। बिल्कुल फायदा है, क्योंकि जो रिपीटेड सेक्शन, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन पे आपको खासा ध्यान देना है, यही इसका दूसरा ऑब्जेक्ट है। और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चले तो एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस है कि मुझे 60 से 90 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं कि नहीं 6 सब्जेक्ट से, तो मैं उन 6 सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाऊं, घोट के पी ले उनको। HMA और मुस्लिम लॉ भी इंपॉर्टेंट है। ऑल सेक्शन, सारे सेक्शंस करके जाओगे HMA के, आप सारे सेक्शंस करके जाओगे, एक भी नहीं छोड़ोगे, सारे। और ये तो रिपीट ही हो रहे हैं ना, देखिए यहाँ पॉज मार के आप उसको मार्क कर लीजिएगा। 9, 10 वॉइड, वर्डेबल 11, 13 क्या बचा, सब तो आ गया। 13 भी, 14, 16, 21, 22, 25, 26 सब तो आ गया। फिर एक केस भी पूछ लिया 2009 का, आप कोई रिसेंट केस पढ़ के चले जाइए। हिंदू सक्सेशन एक्ट में पूछ रहे हैं कि एग्नेट्स क्या होते हैं, कॉग्नेट्स क्या होते हैं, सेक्शन 14 पूछ रहे हैं, ऑल सेक्शंस। हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी ऑल सेक्शंस। आई वुड से हिंदू लॉ में सारे जितने चारों एक्ट्स हैं सबके सेक्शन सारे ही पढ़ के जाने हैं। क्लास 1, क्लास 2 है, पीछे शेड्यूल में लिखे हैं, पार्टीशन कैसे होता है, कहाँ होता है, और 12, 30 सब सारे सेक्शंस पढ़िए। हमा में देखिए, एडॉप्शन बाय हिंदू मेल कहाँ पे लिखा हुआ है, 7 में। 7, 6, 8, 9, 10, 11, 12 क्या तो बच रहा है, सारा तो पूछ लिया। और ये रिपीटेड में पूछ रहे हैं, देखिए 13, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 20 सब 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 आएगा। पूरा सेक्शन रट के जाइए, सारा। हिंदू लॉ में 4 लेजिस्लेशन हैं, चारों के चारों आपको रटे होने चाहिए। फिर हमगा में आ गए 8.3, नेचुरल गार्जियन ऑफ माइनर कौन होता है, ऑफ माइनर वाइफ कौन होता है, वो हस्बैंड होता है। और सेक्शन 12 ऑल सेक्शंस अगेन विदाउट सेइंग एनीथिंग। मुस्लिम लॉ में डिवोर्स से सवाल आएगा, डिवोर्स के कितने तरीके हैं, कौन सा मोस्ट फेवर्ड है, किसको प्रॉफिट मोहम्मद ने वैलिड माना, सही माना, इद्दत पीरियड कौन कौन से होते हैं डेथ के बाद और डिवोर्स के बाद, अलग अलग। वक्फ बोर्ड क्या होता है, मुत्तावली कौन होते हैं, वक्फ एक्ट से आप थोड़ा बहुत वक्फ बोर्ड के बारे में 3-4 सेक्शंस पढ़ के जान सकते हो। मुत्तावली कौन है, वक्फ की क्या ऑब्जेक्ट है, आजकल ये बड़ा चर्चा में भी है। और मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट जो 2019 का है, ये सारे सेक्शंस पढ़ के जाएंगे। छोटा सा पतला सा बेयर एक्ट है, पूरे सेक्शंस पढ़ लीजिए इसके, ऑल सेक्शंस, इसको देख लीजिएगा इन्फॉर्मेशन को। गिफ्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, क्योंकि गिफ्ट मेंस में तो आता ही आता है, प्री में आप ये पढ़ सकते हैं कि गिफ्ट कितने प्रॉपर्टीज का हो सकता है, किसको कैसे की जा सकती है, और क्या क्या इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। गिफ्ट को अदरवाइज मुस्लिम लॉ में हिबा भी बोलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के जो ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स हैं मुस्लिम विमेन के, वो सब इंपॉर्टेंट हैं, पूरा पढ़ के जाइएगा। पार्टनरशिप में ऑल सेक्शंस, सारे सेक्शंस पढ़िएगा, ये मेरा एक अपना एक सजेशन है, सारे सेक्शंस पढ़िए, ये रिपीट हुए हैं। सेक्शन 36(2) एक्ट ऑफ अ फर्म क्या होता है, डिफाइंड है एक्ट ऑफ फर्म। देन सेक्शन 28 डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर्स एंड को ओनर्स का इलस्ट्रेशन, जनरल भी पूछ लेगा आपसे। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन एक्ट में कुछ ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ऑलमोस्ट वो यहाँ पे रीआइट्रेटेड होंगी। सेक्शन 20, 23 डॉक्यूमेंट्स विच नीड, ये आपका 17 और 18, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल इज 18, 17 देखिए यहाँ पर रिपीट भी किया गया है, 17 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, 18 में
ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है, फिर सेक्शन 25, 32A और इसमें 49 और ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन एक्ट। इतना ही आएगा और 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो ज़्यादा आपको इसमें गोते लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल रखिए। और ये जो सेक्शंस हैं इन्हीं को रट लीजिए, इनमें से आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया 2-3 क्वेश्चन तो आप छोड़ ही सकते हो। तो वो छोड़ना बुरी बात नहीं है, गलत मारना बुरी बात है, गलत क्वेश्चन गलत आंसर अटेम्प्ट करना बुरी बात है, छोड़ना बुरी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 2 से 3 क्वेश्चन हैं, बहुत टाइम इस पर व्यतीत नहीं करना है। जो ये सेक्शंस आपको दिख रहे हैं साफ साफ, जो आप जनरली रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ते हो, पढ़ो और आगे बढ़ो। हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, इसमें 11(4) और 1(3) से रिपीट हुआ है। इसको आप थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ सकते हो क्योंकि ये मेंस में भी आएगा, और इसका पर्सपेक्टिव जैसे आपने दिल्ली रेंट कंट्रोल पढ़ा होगा वैसे ही आप हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो आपको दिख ही जाएगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। किस दिन मैं आपको चलते चलते किसी वीडियो में ऐसे ही बता दूंगा कि कौन कौन से सेक्शंस और इसमें कर सकते हैं, बट अदरवाइज आई कुडंट फाइंड एनी सच रेलिवेंट प्रोविजंस। 11, 4 और 1, 3 रिपीट हो रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और इसमें कुछ डेफिनेशंस वगैरह जैसे स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, ये सब आप पढ़िए। डेफिनेशन क्लॉज ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये 1, 3 जैसे लिखा ही हुआ है, ठीक है जी। तो डेफिनेशन क्लॉज पे खासा ध्यान दीजिए, और कमिश्नर कहाँ अपॉइंट हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ फेयर रेंट निकालने का अगर कोई फॉर्मूला किसी प्रोविजन में है तो वो आप देख लीजिए। उसके बाद कौन कौन से ग्राउंड पे एविक्शन हो सकती है वो ग्राउंड ज़रूर देखिएगा। एविक्शन अगर ना हो रही हो तो पहले आप किसके पास जाएंगे, रेंट कंट्रोलर के पास, उसके बाद उसकी एपलेट अथॉरिटी कौन है। ये सब जानकारी अगर आपको होगी तो आप ये 2 या 3 क्वेश्चन बड़े आराम से ख़त्म कर लेंगे। पूरा आपको बैराट ढंग से पढ़ने की या बहुत एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टमरी लॉ में कस्टम क्या है, डोमिनेंट हेरिटेज क्या है, इस कस्टमरी लॉ के 2 से 3 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, और कभी कभी तो नहीं भी आते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कस्टमरी लॉ पे। पर कस्टमरी लॉ की एक बड़ी पतली सी बेयर एक्ट आती है, उसको थोड़ा बहुत पढ़ डालिए। चद्दर अंदाजी वगैरह क्या होता है वही सब लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि इसमें भी पंजाब कस्टमरी लॉ ही लगता है, और डोमिनेंट हेरिटेज कहाँ दिया हुआ है ये सब थोड़ी बहुत जानकारी उसमें होगी। फिर करंट अफेयर्स पे भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 या 3 लिखे हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ही आते हैं, कभी कभी 4 से 5 या 5 से 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। और लीगल करंट अफेयर्स भी इसमें पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट केस लॉज इसमें पूछे जाते हैं, ओपिनियंस पूछ लिए जाते हैं। तो पंजाब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का इनैक्टमेंट ईयर पूछ लिया गया था, लैटिन मैक्सिम्स पूछे गए हैं, जैसे पैरी पस्सू क्या होता है, की फैसेट एलियम फैसेट पर सी क्या होता है, रेसिप्सा लॉकेटर क्या होता है। रेसिप्सा लॉकेटर तो अभी पूछा है दिल्ली में, ये रेसिप्सा लॉकेटर अभी क्वेश्चन आया है दिल्ली में, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ आ जाते हैं पर्सपेक्टिव। आई होप दैट कि आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कैसे आपको आगे के अपने स्ट्रैटेजीज़ को रखना है या फिर कैसे कैसे करना है। मेरी सजेशंस हैं, बाकी तो आप अपने हिसाब से देखिए जैसा आपको ठीक लगता है। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको पहले छोटे एक्ट्स करने चाहिए, छोटे करिए, बड़े करने चाहिए तो बड़े करिए। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, सजेशंस होती हैं। हो सकता है मेरे कुछ एक्सपीरियंस हैं, मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस देखे हैं, तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं होता, हर बच्चे का अपना तरीका है मेहनत करने का और तैयारी करने का। मैं सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया दे सकता हूँ कि अगर ऐसा करें तो अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ऐसा करें तो आपको रिजल्ट्स सही मिल सकते हैं। पहले हो क्या हो, आपको वो 6 सब्जेक्ट तो बिल्कुल अवॉइड नहीं करने। सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बड़े सवाल आ रहे हैं उसमें से। वहीं से सारा आप जब पेपर खींच लोगे अपनी तरफ तो मेहनत कर डालो ना उस पर, क्या दिक्कत है। ठीक है जी, यहाँ तक। अब मैं आपको बस एक ग्लिम्स दे देता हूँ कुछ क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है हरियाणा जुडिशियल प्रिलिमिनरी 2021 का है, ये 21 में आया है। ठीक है जी। 21 में जो पेपर हुआ था उसका पेपर मैं आपके सामने लाया हूँ।
जिससे कि आप इसको थोड़ा सा असेस कर सकें। जस्ट अ मोमेंट, ये एक्चुअली आई हैव टेकन द पेपर ओनली, सो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द स्लाइड, तो थोड़ा सा मैं इसको कंट्रोल करने में थोड़ा इधर उधर होगा, तो काइंडली बेयर विद दैट। ये इसलिए जैसे कि आपको बस एक ग्लिम्स मिल सके, मतलब मैं आपसे पूरा पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें तो फिर अनदर आपने देखा ही होगा कि 5 घंटे का एक वीडियो है, वो 3 पार्ट्स में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड आई सॉ दैट अभी तो क्वेश्चंस कुछ निपटे ही नहीं है और ऑलरेडी 2 घंटा हो चुका है। तो देन आई बाइफिकेटेड द एंटायर पेपर इनटू 3 पार्ट्स, कि एक क्रिमिनल के मैं अलग सब्जेक्ट्स लेता हूँ, सिविल के अलग लेता हूँ, और फिर जो बचे हुए होंगे उनको अलग से मैं डील करूँगा, करंट अफेयर्स, एविडेंस वगैरह। तो वही 5 घंटे का एक पूरा सेशन हो गया। आपको अगर क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्या होता है, डीजीएस में कैसे पूछे गए थे, अगर ये सब देखना है तो आप उस वीडियो पे जाके एक बार देख सकते हो, और जब हरियाणा का पेपर हो जाएगा तब उसको फटाफट डिस्कस कर लेंगे। वहाँ 200 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस बहुत पढ़ने पड़ते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इसलिए टाइम लगा है। हो सकता है कि जब हरियाणा का पेपर आए तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होंगे, 125 क्वेश्चंस ही हैं, तो जल्दी भी हो सकता है कि 2 घंटे में ही डिस्कशन हो जाए पूरी। तो वी विल सी व्हेन द व्हेन द पेपर विल बी कंडक्टेड, तब हम देखेंगे उसको। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि देखिए क्वेश्चन की क्या टेक्सचर है, उसके लिए मैंने ये थर्ड एस्पेक्ट ऑफ वीडियो रखा, कि देखिए इसमें इफ़ यू सी look at the question that they are asking. The definition of victim has been inserted in CRPC in completely factual. Section 27 of CRPC deals with completely factual. Section 27 CRPC किससे डील करता है, डायरेक्टली यही पूछ रहा है बस वो। ट्रायल ऑफ जुवेनाइल्स एनी हाउ, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस हैज बीन डिस्कस्ड अंडर विच चैप्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन। वो डायरेक्ट भी क्वेश्चन क्या है कि फैक्चुअल पूछ रहा है, मेमोरी बेस्ड है, सारा कुछ मेमोरी बेस्ड चल रहा है, देख रहे हो। आपको एग्जैक्ट चीज अगर नहीं दिमाग में है तो आप भूल जाओगे। जैसे 27 मैंने एकदम से रिलेट किया कि 27 तो जुवेनाइल पे ही काम करेगा, क्योंकि 28 29 में फिर जुरिस्डिक्शन है फाइन की और पनिशमेंट, सेंटेंसिंग जुरिस्डिक्शन है कोर्ट्स की। तो 27 एकदम से मेरे को क्लिक किया कि नहीं, तो जुवेनाइल के लिए, ट्रायल के लिए जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा है, तब ये ट्रायल ऑफ जुवेनाइल्स की एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको नहीं पता 27 तो आपको नहीं ही पता होगा, इसमें कोई एनालिसिस नहीं लगाने को बोल रहे हो। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस कैन बी डिस्कस्ड अंडर विच चैप्टर, देखिए नो, वेयर इज इट, जो भी आपका आंसर होगा। सेक्शन 166 से सीआरपीसी डील्स विद डायरेक्ट। 166 में क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रेप विक्टिम, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम। इफ यू नो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम होती है, मुझे पता है, मैं 100% श्योर हूं, तो मैं ए में बस गोला भर के आगे निकल लूंगा, मुझे कुछ ज्यादा कुछ करना थोड़ी है। वुमेन डिटेन्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल बी सेंट टू रिमांड होम, विमेन प्रिजन, विमेन पुलिस स्टेशन शैल नॉट बी डिटेन्ड। ये अब देखिए, विमेन डिटेन्ड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स शैल बी सेंट टू रिमांड होम, विमेन प्रिजन, विमेन पुलिस स्टेशन। It is not directly written in the it is based upon the analysis of a particular provision. केस डायरी हैज बिन डिस्कस्ड अंडर। अब केस डायरी आपको पता है सबको कि 172 में, तो 172 आप डायरेक्टली हिट कर जाओगे, मतलब आपको सेक्शन और शॉर्ट टाइटल बस ये पता होना चाहिए, और कुछ जानकारी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। 172 इसमें 100% श्योर हो ना आप, कोई गलती की उम्मीद है ही नहीं। और प्लस बहुत डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पीडी ट्रायल एंड द लिमिटेशन पीरियड ऑफ कंप्लीटिंग द ट्रायल ऑफ सर्टेन केसेस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर डायरेक्ट। अब जैसे मुझे नहीं याद आ रहा है, तो मुझे नहीं याद आएगा, मेरे आई हैव इट बीन एजेस टू रिकॉल। अब सिंस एजेस आई हैव नॉट रिवाइज्ड इट। अब मान लीजिए इन चारों में से आपको नहीं पता, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फैक्चुअल है। फिर आप ये जरूर कर सकते हो कि 308 में क्या था, ये 9 में क्या था, ये 1 में ये था, 305 ही बचा है, फिर यही होगा। फिल्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसलिए इसको बाद के लिए रखो, पहले आप मेन वाला खत्म कर लो। और अभी तक भी आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं दिखा। हम 8वें क्वेश्चन पे आ गए। एट व्हाट स्टेज द ट्रायल प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन कैन बी विथड्रॉन विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विड्रॉल ऑफ ट्रायल, जब विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है तो प्रोसिक्यूशन कब कर सकता है, 325 वगैरह सब विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। ये भी पूरा फैक्चुअल सवाल है। एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग इज फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड, और कौन फाइल करेगा, ठीक है ना। तो 265A का डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। सेक्शन 394 CRPC प्रोवाइड द प्रोसीजर रिलेटिंग टू, अब 394 किस बात पे लिखा है, शॉर्ट टाइटल ही अगर आपको याद होगा ना तो आप आराम से कर देंगे। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस था, समरी डिसमिसल ऑफ अपील, अबेटमेंट ऑफ अपील क्या था, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑन अ प्रेग्नेंट वुमन इज प्रोवाइडेड अंडर 416, ये तो वैसे ही मुंह जबानी सबको याद रहता है, तो 416 इसमें मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। ऐसे सवाल हैं कि मतलब बस गोले भरते चले जाओगे, आगे चलते जाओगे, लेकिन क्या चाहिए, शार्प मेमोरी, रिकॉल हो जाए सब कुछ जितना भी आपने पढ़ा है। वहां बैठ के यही चीज आएगी कि यार पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा है, बस उस चीज को आपने हटाना है कि आपने पढ़ा था तो आपको याद आए। इसके लिए रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मॉक मॉक मॉक, बस रिवीजन मॉक से काम बन जाएगा। बहुत डिटेल में कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं ये लोग। दैट इज व्हाई आई सेड दैट हरियाणा इज कंपैरेटिवली इजियर। आप डीजेएस का जरा पेपर एनालिसिस पर देख लीजिए मेरे तीनों वीडियोस, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा एक भी सवाल पूछा क्या उन्होंने। मुश्किल से 5 या 6 या 8 सवाल होंगे जो ऐसे पूछे हैं। फैक्चुअल बहुत पूछे हैं लेकिन ऐसे नहीं पूछे, डायरेक्ट घुमा फिरा के पूछ देंगे। फैक्चुअल पूछेंगे, बहुत एनालिसिस वाला नहीं पूछेंगे, लेकिन दिमाग जरूर लगवा देंगे। कैन प्रोसीड अंडर सेक्शन 340 CRPC एंड होल्ड अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। देखिए CRPC डील्स विद द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू अरेस्ट, 40, 44, 48, 52, it is 44. It is mandatory to produce the person arrested before the magistrate within 24 hours of the arrest, 57 में लिखा है। मुझे दिमाग में लगाना पड़ रहा है, सिर्फ रिकॉल हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो मुझे आता है वो आता है। अंडर CRPC imprisonment in default of payment of fine can be awarded to run concurrently in addition to substantive, in addition है, सीधी सी बात है, सबको पता है in addition है, लिखा भी हुआ है। अंडर CRPC period of limitation for taking cognizance of an offence shall be 3 years if the offence is punishable with 3 years or more, exceeding if the offence is punishable with imprisonment for a term exceeding 1 year but not exceeding 3 years. A is the answer। ये तो लिखा ही हुआ है सीधा, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो उठा के आंसर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 17 क्वेश्चन आ गए, कहीं कुछ फैक्चुअल नहीं है। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में ओनली बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस का सवाल है। The following documents are public documents. Direct question. When the question is whether a man is alive or dead, he is seen 30 years on a person who the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it. ये सब एविडेंस एक्ट में लिखा हुआ है। ये सब प्रोविजंस एग्जैक्टली ऐसे ही एक्ट में लिखे हुए हैं, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है। इससे मुझे पता चल रहा है कि ये बहुत फैक्चुअल पूछते हैं, ये 80% फैक्चुअल है पेपर। इसका मतलब मेरा मेहनत जो है वो नोट्स की तरफ ना जाके बैरट की तरफ रहेगा। मतलब डीजेएस में क्या है कि आपको बैरट के साथ साथ नोट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। नोट्स मतलब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उस सेक्शन को लेके, जो उसके पीछे कहानियां हैं वो सब याद रखनी पड़ती हैं, क्योंकि वो एनालिटिकल में काम में आ जाएंगे। वो मुझे ऐसे कुछ सवाल पूछ लेंगे जिसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ जाएगा कि इसमें क्या था, इसमें क्या लॉजिक था, इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए। आई बात समझ। यहां पर क्या है, डायरेक्ट है सब कुछ। इसका मतलब मेरी मेहनत बैरट पे ज्यादा होगी, इसका मतलब मेरी पकड़ बैरट पे ज्यादा बने, नोट्स पे कम बने। तो मेरा क्या सारा रहेगा, बैरट्स को रिवाइज करना, बैरट्स को रटना। बैरट में जो प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन नंबर, शॉर्ट टाइटल, उसके अंदर जो कंटेंट है इसको रटना, बस यही मेरा सारा सिचुएशन है। Which of the following is not included in the expression court under the Indian Evidence Act? All judges personally authorized, all magistrates, arbitrator court नहीं होता। साफ साफ बिल्कुल सेम टू सेम, सीधे सीधे सवाल, कोई दिक्कत कुछ है ही नहीं इसमें। Judges power to question and order the production of any document or thing is given in which section? प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ कर सकते हो, कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, या तो ये 159 में ही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद हुम ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड, लीगल एडवाइजर के साथ प्रोटेक्टेड है। सेक्शन 62 ऑफ एविडेंस एक्ट डील्स विद प्राइमरी एविडेंस। क्या करोगे और क्या क्या ही बचा। देखिए अब एक सवाल ऐसा आया जिसमें कुछ बना हुआ है, फैक्ट, वेयर अ मैरिड वुमेन डाइंग ऑफ बर्न्स वाज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड द मेडिकल सर्टिफिकेट वाउच
saved a physical fitness for a statement and not the state of the mind at the crucial moment. In which of the following cases the court said that the statement could not be relied upon? अब ये केस आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं कुछ कर सकते। चलिए मान लिए एक क्वेश्चन छोड़ भी दिया, अभी तक भी 30 में से एक क्वेश्चन आया जो केस का डायरेक्टली रेशियो पूछ रहा है, नहीं आता मुझे, छोड़ दिया मैंने। अगले पे आइए, सेक्शन 14 एविडेंस एक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड मस्ट बी स्पेसिफिक और जनरल स्टेट ऑफ माइंड। स्पेसिफिक होना चाहिए, बोथ ए एंड बी। ए आंसर है। डायरेक्ट सवाल पूछ रहा है सेक्शन 14 को कोट करके, अभी तक देखो फिर से वही डायरेक्ट सवाल, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया, सब डायरेक्ट सवाल। देयर आर एक्सेप्शन टू रूल दैट अ सेलर ऑफ गुड्स कैन नॉट गिव टू द बायर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैव। नेमो डॉट कॉड का एक्सेप्शन वाला जो लिखा था ना वहां पर, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द रॉन्ग एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन रॉन्ग है, ये सब सेक्शन में लिखा हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, देखिए। ठीक है जी, ये सब अभी तक भी मुझे कुछ फैक्ट कॉन्सेप्चुअल नहीं दिख रहा। Which of the following situation have been inserted by SRA on 2018 in section 41? इंफ्रा प्रोजेक्ट को डिले नहीं कर सकते, सी, बस सीधी सी बात है, जितना मुझे पता है मैं तो डायरेक्टली आके सी को गोला मार दूंगा। Which of the following provision of CPC relates to application of the doctrine of res judicata in a representative suit? देखिए, doctrine of res judicata in representative suit, I think it is either 4 or 6, 4 तो नहीं होगा, that is constructive, 6 ही होगा, 6 है यहाँ पे, ये रहा सी। In which of the following proceeding order to rule 2 of CPC is applicable? डायरेक्ट सवाल आ रहा है, क्या है इसमें सोचने के लिए भी टाइम नहीं है, सोचने के लिए भी आपको टाइम नहीं चाहिए, आपको पता है तो आप बस गोला भरते भरते चले जाएंगे। कुछ नहीं मुझे मिला, 50 क्वेश्चन तक पूरे होने वाले हैं, एक भी मुझे क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जिसमें मुझे दिमाग लगाना पड़ता हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देखिए, एवरीथिंग इज जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऐसा क्वेश्चन पेपर अगर आ रहा है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? जब 50 क्वेश्चन बीत गए, 53 पे आ गया हूं, देखिए अभी तक मुझे कोई फैक्चुअल हटा के कोई भी कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं हुआ है, मतलब कोई बड़ा सवाल जिसमें मुझे दिमाग लगाना पड़े, नीचे ऑप्शंस बड़े कंफ्यूजिंग हो, मुझे आपस में रिलेट करना पड़ रहा है, फिल्टर करना पड़ रहा है, उसमें दिमाग लगेगा, टाइम लगेगा। डीजीएस में पूछा गया, यहां नहीं पूछ रहे। Which of the following preposition is incorrect about the doctrine of frustration of contract? यहाँ थोड़ा दिमाग लगा सकते हो शायद। The event which causes frustration must have occurred without the fault of either party. Frustration puts an end to the contract independently of the violation of the parties at the time of frustrating event. Automatic discharge. The contract is not frustrated by an event arising from act or election of the promisor. The doctrine of frustration is applicable when the rights and obligation of the parties arise under the transfer of property under a lease. यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया है जहां पर कुछ आपको prepositions को वर्कआउट करना पड़ रहा है, मतलब which of the following preposition is incorrect about doctrine of frustration of contract? अब doctrine of frustration of contract के लिए कौन सी preposition incorrect है, मतलब इसमें से 3 सही हैं, एक गलत है। तो आपको क्या पता होना चाहिए? doctrine of frustration के पूरे एस्पेक्ट को आप खंगालना बैठ जाएंगे वहां पर। इस क्वेश्चन में आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, इसी को बोलते हैं एनालिटिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं है, अगर आप सेक्शन से 56 रिकॉल करोगे वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा दिखेगा आपको, इसलिए डायरेक्ट सवाल नहीं है, फैक्चुअल नहीं है। ये क्या है? ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है। अब ये उसके कॉन्सेप्ट पे ले गया आपको, अब उसके कॉन्सेप्ट को खंगालोगे, उसमें जो आपने पढ़ा, जो उसकी कहानियां सुनी, जो उसके एवेन्यूज देखे, डायमेंशंस देखे, उनको खंगालोगे, उसमें देखोगे कि कौन सी बात नहीं है सही, यहां पर टाइम लगेगा। ये कॉन्सेप्चुअल 55वां क्वेश्चन आके कॉन्सेप्चुअल आया है। 50 में से अगर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आ रहा है तो इसका मतलब 90% जो एग्जाम है, 90 to 95% सब फैक्चुअल है। इसका मतलब मेरा मेन फोकस स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? बैराट को पढ़ने की, ना कि नोट्स के जाने की। आ भी गया ऐसा क्वेश्चन, मान लो आपको नहीं आता ये, चलो जी आगे बढ़ो, मान लो नहीं आता, आगे बढ़ो, छोड़ दो, पर पहले सुनिश्चित करो कि आपको जो 90% आता है, जो 90% आपने तैयारी करी है फैक्चुअल की, वो सारे सही मार के आओ, तभी आप अफोर्ड करोगे ना इसको छोड़ना। पता लगा आपने ना ऐसी तैयारी करी ना वैसी तैयारी करी, कोई तैयारी नहीं है आपकी। आप जब मैं आपको स्ट्रैटेजी बन रही है देख के सब कुछ कि भैया तो बहुत फैक्चुअल पूछ रहा है, तो अगर आपने वो भी अच्छे से नहीं किया, ये भी छोड़ रहे हो, तो फिर कहां जाओगे? X owes ₹10,000 to Y under a contract agreed। देखिए सिंपल है, सिंपल, ये आप बहुत जल्दी ये समझ जाओगे। बना के तो दिया है इन्होंने एक पैराग्राफ, लेकिन होगा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड।
It is agreed between X, Y, Z and that shall herefore accept Z as his debtor instead of X for the same amount. Old debt of X is discharged and new debt. It is novation. ये novation of contract है, बस खत्म. Which of the following statement is correct? Agreement enforceable by law is the contract. डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं फिर से. Section 27 देखिए, 60 क्वेश्चन बीत गए, एक केस आया. और विच ऑफ द फॉलोइंग केस डील विद पेगासस सर्वेलेंस स्कैंडल. अब ये तो सबको ही पता होता है पेगासस केस का टाइटल क्या है. ठीक है जी, तो देख लीजिएगा. ये देखो, ये तो करंट अफेयर्स का सवाल था एक तरह से. विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू वेकेट इट्स ऑर्डर अलाउइंग वुमेन कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जामिनेशन दिस ईयर. तो ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि कौन कौन से केसेस रिसेंटली आए हैं. वो ये लीगल करंट अफेयर्स में पूछ रहे हैं. चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया कौन है? मनन कुमार मिश्रा जी. सब ये सब देखना होगा. एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन टू इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज व्हाट विल गेट. ये सब तो अब इकोलॉजी डील्स विद, ये तो फिर सारा करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो गया. हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक्स. फिर इसमें एक स्टेटमेंट दे दिया आपको डिसेंट. अब ये कुछ सवाल हैं जिसको आपको अगर करंट अफेयर्स और लीगल हिस्ट्री या फिर जो आपका लीगल करंट अफेयर्स हैं उन सब में अगर आपने थोड़ा बहुत मेहनत करी है तो आपको ये सवाल पूरे हो जाएंगे फिक्स. कितने 6-7 सवाल ही आ रहे हैं. A dissent in court last resort is an appeal to the brooding Chief Justice Evan Hughes and subsequently cited in the famous Indian dissent by this statement. ये तो फिर एक किसी केस का आपको पैराग्राफ दे दिया कि किसने बोला था ये. इफ यू नो यू नो. Which is the first country to make broadband a legal right of every citizen? If you know, you know. To inculcate reading habit among students, which mission has been initiated by state government of Haryana? देखिए, हरियाणा रिलेटेड भी पूछ लिया एक सवाल कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है. तो ऐसा करना, हरियाणा के भी कुछ करंट अफेयर्स पढ़ लेना और बहुत ब्रॉड पढ़ना. मतलब ऐसा नहीं कि उसके पीछे पड़ जाओ. अब ये 10 सवालों के पीछे आप सब कुछ थोड़ी सारा टाइम उसमें थोड़ी बिता देंगे. द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मैकमोहन, सबको पता है ये तो. विच इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये भी करंट अफेयर है. हुज हु, ये सब मैं बता ही चुका हूँ कि हुज हु पढ़ लीजिए. आप पोजिशंस पढ़ लीजिए कौन कौन है, मिनिस्ट्रीज पढ़ लीजिए, मिनिस्टर्स कौन कौन है. ये सब अगर आपको पता रहेगा तो एटलीस्ट अवार्ड्स कौन कौन से दिए, किस किस को दिए हैं पिछले साल, ये सब आपको हेल्प करेंगे. हरियाणा में कौन कौन से अवार्ड्स दिए हैं, हरियाणा में कौन कौन सी नई पॉलिसीज आई हैं, ये सब भी पढ़ लीजिएगा. फिर हिंदू मैरिज एक्ट आ गया. डायरेक्ट सवाल फिर से शुरू हो गए. कहाँ है, कोई कॉन्सेप्चुअल सवाल है ही नहीं. इसका मतलब ये ऐसा पेपर है, तभी कट ऑफ आई जाती है ना. 380 350 टू 80 के बीच में कट ऑफ जा रही है तो इट मीन्स अ लॉट आउट ऑफ 500. देखिए, डायरेक्ट सवाल, फिर से डायरेक्ट सवाल. कुछ भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या बात है, क्या पूछ लिया. मुस्लिम में भी बिल्कुल डायरेक्ट सवाल. द पनिशमेंट फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ एनी रिवोकेबल फॉर्म ऑफ डिवोर्स बाय मुस्लिम हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ. अच्छा, वो 2019 वाला जो है वो ट्रिपल तलाक वाला ही होना चाहिए वैसे तो उसमें क्या है वो पढ़ लीजिए. अंडर मुस्लिम लॉ, वक्फ मीन्स परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, परमानेंट डेडिकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डेडिकेशन ऑफ मूवेबल इमूवेबल, परमानेंट टेम्पररी डेडिकेशन. पार्टनर्स अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट सम और ऑल. ये तो बड़े आसान हैं, डायरेक्ट सवाल हैं. देखिए, कुछ भी ऐसा नहीं है. रजिस्ट्रेशन के कुछ क्वेश्चंस आ गए, एक दो. इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग no person shall convert a residential building into non-residential building except with the permission of the country. ये हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट का है. एंड द फेयर रेंट वही हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट का है. 2-3 क्वेश्चन उससे आए हैं. अ कस्टम मस्ट बी इमेमोरियल इन इंडिया, इट इम्प्लाइज दैट. देखिए, इंग्लिश लॉ में तो इट शुड डेट बैक टू 1189. इन इंडिया इट इज़ नॉट लाइक दैट. लॉन्ग यूसेज इज सफिशिएंट. सी इज़ द आंसर. उबेरिमा फिडे मतलब अटमोस्ट फेथ. persona non grata is person not wanted. फिर एक कॉन्सेप्चुअल कुछ करके दिया इन्होंने. देखिए, आईपीसी का. A police officer had received a sum of rupees 5,000 against fine from the persons violating traffic rules. Instead of depositing the fine money with state treasury, he utilized the same for his personal use. What offence he has committed? Criminal breach of trust. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर दिया उसने. हैंगमैन का सिचुएशन 78 में है. बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए आईपीसी के भी. देखिए, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कंसर्न्ड विद क्या? डेथ कैपिटल इम्प्रिजनमेंट, कैपिटल पनिशमेंट, सॉरी.
Grave sudden provocation is a question of fact. Voluntarily burns a valuable security belonging to Z, intending to cause wrongful loss to Z. A has committed the offense of, ये मिसचीफ कर दिया आपने. पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग द डायरेक्शन ऑफ द लॉ. क्या है इसमें? सेक्शन पूछे जा रहे हैं, बस खत्म. वॉयरिज्म पनिशेबल कहाँ है? सेक्शन पूछे जा रहे हैं. क्या बचा है इसमें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो गया. दैट्स इट. कुछ भी फैक्चुअल नहीं है. ये आंसर्स हो गए आपके. कुछ भी फैक्चुअल नहीं है. तो यू सी वन थिंग दैट we have had a glimpse of the paper, the last year paper. Even if you see the papers before the last years, you will see that they are 90 to 95% factual. That means your strategy should be to cram and cram, revise mock. नोट्स पे या फिर कॉन्सेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा टाइम बिताने की ज़रूरत नहीं है. बेयरैट्स के जो प्रोविजंस हैं इनको रिपीटेडली रिवाइज करते रहिए. दैट विल save you for this examination. If any query, if any question, you may ask. Thank you so much for today. We'll see you again.